हेलो दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और पैसे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं और पिछले 25 सालों से मैं ट्रक चला रहा हूं। लेकिन अब मैंने ट्रक ड्राइवर का काम छोड़ दिया है और अब मैं एक सरकारी नौकरी कर रहा हूं। मेरे जीवन में एक ऐसा हादसा हुआ जिस हादसे में मैंने अपना एक हाथ ही खो दिया। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था मेरे साथ। ये 2023 दिसंबर का महीना था और मैं सामान लौट करके रायपुर की तरफ निकल रहा था कि तभी रात के वक्त अचानक मेरा ट्रक रायपुर बस स्टैंड के पास बंद पड़ गया। मैं रायपुर बस स्टैंड पर उतर गया। लेकिन इन दिनों एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रही थी कि रायपुर के इस इलाके में कुछ जंगली जानवर घूम रहे हैं। कोई भी ये नहीं जानता था कि वह जंगली जानवर कौन है और इस तरह से लोगों को मार क्यों रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि वह कोई शेर है तो कोई उसे भेड़िया समझ रहे थे। इसलिए इन 10 दिनों में लगभग 3 से 4 लोगों की मौत हो चुकी थी और इसलिए रायपुर के इलाके में दहशत का माहौल था। ट्रक से उतरने के बाद हल्का फुल्का डर तो मुझे भी सता रहा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि सड़क एकदम सपाट पड़ी थी। दूर दूर तक मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में मैं चैन की सांस लेते हुए आगे बढ़ने लगा। अकेला होने की वजह से थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन अंदर थोड़ी हिम्मत भी जुटा रखी थी। थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद मुझे वहां एक छोटा सा चाय का ढाबा नजर आया। उस चाय के ढाबे को देखकर मेरे अंदर थोड़ी और हिम्मत फिर से जाग गई। मैं जल्दी से उस चाय के ढाबे वाली जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वह आदमी भी काफी जल्दबाजी में था। शायद वह इस वक्त ढाबे को बंद करना चाहता था। इसलिए मैंने उस दुकानदार से कहा, अरे भाई साहब, इतनी जल्दी ढाबे को क्यों बंद कर रहे हो? अभी तो रात के 9 बजे हैं। इस पर वह आदमी बोल पड़ा, अरे भाई साहब, तुम्हें पता नहीं है क्या यहाँ कुछ बहुत अजीब चीजें भटक रही हैं? कहते हैं कि रायपुर के इस पूरे इलाके में किसी डायन का साया है। ये सुनकर मैं हंसते हुए बोला, अरे भाई, वो कोई डायन नहीं बल्कि कोई जंगली जानवर है। मैंने अभी अभी इसके बारे में न्यूज में देखा है। मेरी बात सुनकर वो आदमी बोला, जनाब, अब आप लोग इन चीजों पर यकीन नहीं करोगे। मैं जानता हूं कि जिसके साथ ये सब बीत जाता है वही इन चीजों पर यकीन कर पाता है। ऐसे में आपके लिए सही होगा कि आप जल्दी से जल्दी घर लौट जाएं और मुझे पूरा यकीन है कि आप आज बीच रास्ते में उस भयानक बला से जरूर सामना करेंगे। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई और फिर मैंने किसी तरह से उस दुकानदार को मजबूर कर दिया कि वह मेरे लिए एक चाय बना सके। मेरे कहने और मेरे जिद करने पर उस आदमी को चाय बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लगभग 7 से 8 मिनट के अंदर उसने चाय बनाकर तैयार कर दी और चाय पीते ही मुझे भी लगा कि अब मुझे निकल जाना चाहिए, क्योंकि काफी देर हो चुका था और अंधेरा भी अपनी चरम सीमा पर था। तो मैंने उस चाय वाले से कहा, भाई दरअसल मेरी ट्रक खराब हो गई है, तो आसपास कोई मैकेनिक की दुकान है क्या? तो उस चाय वाले ने कहा, भाई यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर एक मैकेनिक की दुकान है, लेकिन पता नहीं अभी इस वक्त वो दुकान खुली है या नहीं। तो मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ, शायद वो मैकेनिक मिल जाए। पर से यहाँ आसपास दूर दूर तक कोई मकान भी नहीं था। मैंने उस चाय के ढाबे वाले आदमी से कहा, भाई साहब, अगर मेरे सामने कोई जंगली जानवर आता है तो मुझे क्या करना चाहिए? इस पर वो आदमी बोला, देखो भाई, जंगली जानवर का तो मालूम नहीं, लेकिन जब आपको लगे कि आप पर बहुत ज्यादा खतरा है तो वापस से भागते हुए यहीं पर आ जाना। मैं अपने इसी ढाबे के अंदर मौजूद हूँ। ये सुनकर मेरे चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ गई और फिर मैं वहां से निकल पड़ा। मुझे पूरा यकीन था कि मेरी मुलाकात अगर किसी से हो सकती है तो वह एक जंगली जानवर ही है, जिसको मैं भेड़िया कहूँ या फिर जंगल का शेर। मैं भी किसी शेर की तरह तेज कदम पटक हुए आगे बढ़ रहा था। लगभग 10 से 15 मिनट तक का लंबा सफर तय करने के बाद अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरे आसपास की झाड़ियों में कुछ हलचल हुई और उस अजीब सी हलचल को महसूस करते ही मैंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने इस चीज़ को थोड़ा नजरअंदाज किया और फिर से आगे बढ़ने लगा। अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था कि कहीं मेरी मुलाकात सच में किसी भेड़िया से ना हो जाए, वरना आज मेरी हालत पतली पड़ जाएगी। मैं अभी भी खामोशी के साथ उस रास्ते पर अपने कदम पटकता जा रहा था। वो रास्ता इतना खामोश था कि मेरे खक की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। ऐसे में किसी भी जंगली जानवर का मेरे ऊपर अट्रैक्ट हो जाना आम बात थी। मैं जानता था कि अगर यहाँ आसपास कोई जंगली जानवर होगा तो उसको ये एहसास हो ही जाएगा कि यहाँ से कोई इंसान गुजर रहा है। ऐसे में मैं जितना हो सके उतना अपने कदमों को हल्के तरीके से पटक रहा था। एक बार मेरे बगल में उस आवाज के होने के बाद थोड़ी देर के लिए वहां सन्नाटा सा पसर गया। अब तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा था मानो थोड़ी देर पहले जो मुझे आवाज आई थी वो किसी कुत्ते या बिल्ली की गुर्राने की थी। ऐसी हालत में मैं थोड़ा बिंदास होकर वापस से अपने सफर को अंजाम देने लगा। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे से कोई बाइक आ रही हो। वैसे तो इन रास्तों पर बाइक और गाड़ी का आना एक आम बात थी, लेकिन हैरानी मुझे तब हुई जब वह रोशनी मुझे एक ही जगह पर बहुत देर तक टिकी हुई नजर आई। ऐसा लग रहा था कि यह रोशनी एक ही जगह पर काफी देर से टिकी हुई है। पहले तो मैंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब मुझे लगा कि यह रोशनी किसी चलती हुई बाइक की नहीं बल्कि किसी रुकी हुई बाइक की है तो मुझे मजबूरन पीछे मुड़कर देखना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैंने देखा कि मुझे पीछे की तरफ कोई भी बाइक वगैरह नजर नहीं आ रही थी और फिर जैसे ही मैंने सामने की तरफ घूमकर देखा तो सामने की रोशनी भी गायब हो गई थी। अचानक वहां हलचल होने लगी। अब ऐसा लगने लगा था कि कोई बगल वाली झाड़ियों से सड़क के ऊपर कूदने वाला है। मुझे डर था कि कहीं कोई भेड़िया ना हो, वरना मेरी कहानी यही खत्म हो जाएगी। मैं बड़ी सावधानी के साथ फूक फूक कर कदम रख रहा था। मुझे डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। फिर वह हलचल एकदम से तेज होने लगी। मैं समझ गया था, मैं सही कहा था कि वह एक अजीब ताकत है। उसको देखते ही मुझे यह चीज मालूम पड़ गई कि मैंने उस आदमी की बातों को नजरअंदाज करके बहुत बड़ी गलती को अंजाम दिया है। मैं अभी वहां से भागने ही वाला था कि उस जीव ने धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जिस तरह से वह मेरी तरफ बढ़ रहा था शायद वह मुझे खत्म करने के इरादे में था। मैंने भी अपनी तरफ से पूरी हिम्मत जुटाई और फिर वापस पीछे की तरफ मुड़कर भागने लगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस सुनसान एरिया में मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ आसपास ऐसा कोई भी इलाका नहीं था जहां पहुंचकर मैं अपने आप को सेफ महसूस कर सकूं। चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां नजर आ रही थी। ऊपर से डर के इस माहौल ने मुझे बुरी तरह से डराया हुआ था। मैं भागता हुआ पीछे का रास्ता मापता जा रहा था। फिर अचानक मेरी याददाश्त ने मेरा साथ दिया। दरअसल थोड़ी ही देर पहले उस आदमी ने मुझे कहा था कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम मेरे ढाबे के पास पहुंच जाना, मैं तुम्हारे लिए तुरंत दरवाजा खोल दूंगा। लेकिन वह भी यहाँ से काफी दूर था और वहां तक पहुंचने के लिए मुझे पैदल 2 किलोमीटर अपने ने कदम घसीट नहीं थे। मगर इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। ऐसे में मैंने तुरंत पीछे की तरफ उस ढाबे की ओर भागना शुरू कर दिया, क्योंकि वही मेरी आखिरी उम्मीद थी जहां जाकर मैं बच सकता था। लेकिन वहां जाने के लिए भी मुझे काफी मुसीबतों से पेश आना था, मगर मैं इतनी जल्दी हिम्मत हारने वालों में से भी नहीं था। मैं भागता रहा और अब मुझे एहसास होने लगा था कि मेरे पीछे पीछे कोई तो आ रहा है, जिसकी आहट सुनकर मेरे दिल की धड़कन और ज्यादा तेज हो जाती। मैं एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था, क्योंकि अगर मैं इस स्थिति में पीछे मुड़कर देखता
तो मैं इतना ज्यादा डर जाता कि उसके बाद मेरा भागना भी मुश्किल हो जाता। ऊपर से ये मेरा मोटा शरीर अब मेरा साथ देना छोड़ने लगा था। मेरी हालत खराब होती जा रही थी। इसी बीच मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज़ बहुत रफ्तार से भागती हुई मेरे बगल से निकल गई। एक बार के लिए मैं हैरान हो गया, लेकिन आसपास तो मुझे कोई दिखाई ही नहीं दिया। फिर मेरी नज़र सामने की ओर गई तो मैंने देखा कि एक भेड़िए की तरह दिखने वाला जीव सड़क के बीच खड़ा था। और सबसे ज्यादा अजीब बात तो यह थी कि वह किसी इंसान की तरह खड़ा था। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और उसका बाकी का शरीर किसी भेड़िया की तरह ही दिखता था। आसान भाषा में कहूं तो उसे मानव भेड़िया कहना गलत नहीं होगा। शायद उसी के खौफ ने इतने दिनों से यहाँ के लोगों को इस तरह से डराया हुआ था। मैं ये चीज़ काफ़ी अच्छे से जानता था कि अगर मैंने वापस अपने कदमों को पीछे की तरफ घुमाया तो शायद ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और मुझे जान से मार देगा। और अगर मैं अपने रास्ते पर भागता रहा तो क्या मालूम मैं अपनी जान बचा सकूं। ऐसे में मैं जिस तरह से चल रहा था मैंने अपनी रफ्तार को उसी तरह से कायम रखा और मैं उसके बगल से कुछ इस तरह से निकल गया जैसे कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं। मेरी इस करतूत से शायद वह अजीब सा दिखने वाला राक्षस भी हैरान था। मैं उसके सामने से तेजी से गुजरा और अपनी रफ्तार को वैसे ही बनाए रखा। दूसरे ही पल मुझे महसूस हुआ कि मेरे शर्ट के ऊपर किसी ने अपना हाथ रखा हुआ है, लेकिन मैंने अपनी रफ्तार को कम नहीं किया। मैं वैसे ही भागता रहा। फिर उस हाथ ने अचानक से मुझे पीछे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। मेरी ताकत अब कमजोर पड़ती जा रही थी। दूसरे ही पल यूं ही भागने की वजह से मेरा संतुलन एकदम से बिगड़ गया और मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। जैसे ही मैं नीचे गिरा तो मैंने देखा कि वहां आसपास कोई नहीं था, लेकिन मैं ये चीज भली भांति जानता था कि मेरे साथ ये सब करने वाला वही एक शैतान हो सकता है। इसलिए मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई कुत्ता बहुत जोर से अजीब अजीब सी आवाज निकाल रहा है। इस बार मैं सड़क के ऊपर उठकर बैठ गया। मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल सामने की तरफ वह भयानक सा दिखने वाला मानव भेड़िया खड़ा था और उसके दांत अब मुझे साफ साफ नजर आ रहे थे। मैं उसे एकदम करीब से देख पा रहा था। चांद की उस हल्की हल्की रोशनी में मुझे दिख रहा था कि उसकी आंखें एकदम लाल थीं और उसके जबड़े पर खून लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इसने अभी अभी किसी का खून पिया है। मुझे देखने के बाद वह अजीब सी हरकत करने लगा। मैं डर के मारे पीछे सरकता जा रहा था, लेकिन वह भी मुझे मारने के पूरे मूड में लग रहा था। स्थिति कुछ ऐसी बन गई थी कि मैं उसके सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर चुका था। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने पैरों के बलबूते पर उस सड़क पर खड़ा भी हो पाऊं। लेकिन वो कहते हैं ना, जब किस्मत में ही मौत ना लिखी हुई हो तो फिर आप मौत को छूकर भी वापस लौट सकते हैं, न जाने कैसे। लेकिन अचानक एक गाड़ी की हेडलाइट ने वहां के पूरे माहौल को बिगाड़ दिया। जैसे ही वह हेडलाइट की रोशनी सड़क के बीचों बीच में पड़ी तो वह भेड़िया राक्षस अजीब आवाज निकालने लगा। काफी हद तक मुझे लगा था कि शायद यह गाड़ी वाला मुझे सड़क के बीच में बैठा हुआ देखकर अपनी गाड़ी को रोक लेगा और मैं इस गाड़ी वाले के साथ अपनी जान बचाकर निकल जाऊंगा। ऐसे में मैंने थोड़ी थोड़ी हिम्मत जुटाई और किसी तरह सड़क के ऊपर खड़ा होकर उसके सामने हाथ दिखाने लगा। एक तरफ वह भेड़िया अब उस सड़क के ऊपर से एकदम से गायब हो चुका था, लेकिन उस गाड़ी की रफ्तार कम नहीं हुई। वह तेजी से मेरी ओर आ रही थी और अगर मैं अभी भी सड़क के बीच में खड़ा रहता हूं तो शायद वह मेरा हाल बिगाड़ देती। ऐसे में मैं सड़क से हटा, लेकिन जाते जाते उस गाड़ी के थोड़े से कोने ने मेरे पैर के ऊपर टक्कर मार दी। वो टक्कर बहुत जोर से लगी थी, जिसकी वजह से मैं सड़क के ऊपर घूमकर नीचे गिर पड़ा। उस वक्त मैं इतनी जोर से नीचे गिरा था कि मेरी आंखें एकदम से बंद होने लगी। मेरा सर भी थोड़ा थोड़ा भारी हो गया था। सड़क के ऊपर गिरने की वजह से मेरे पूरे शरीर में चोट लग चुकी थी। मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब उस भेड़िया से बचने का कोई सवाल ही नहीं था। उसके बाद डर और खौफ के इस माहौल में अचानक मेरी आंख बंद हो गई और मैं वहीं सड़क के ऊपर बेहोश हो गया। उसके बाद जब दोबारा से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल में था और हॉस्पिटल की लाल रंग की लाइट मुझे ये संकेत दे रही थी कि मेरा ऑपरेशन चल रहा है। एक बार होश आने के बाद फिर से मेरी आंखें बंद हो गई। फिर जब मुझे बाद में होश आया तो मुझे पता चला कि मैं शहर के एक बड़े अस्पताल में हूँ जहाँ मेरा एक हाथ का ऑपरेशन हुआ है। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि अब मैंने अपना एक एक हाथ हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। ये सब जानकर मुझे रोना आ गया। मैं अपनी जिंदगी के उस दिन को कभी भी नहीं भूल सकता जब मैंने बहुत से लोगों की बातों को काटकर उस रास्ते पर सफर करने की कोशिश की थी। गई वह दोनों ही काफी परेशान लग रहे थे। ऐसे में मैंने उन दोनों से कहा कि क्या हुआ, तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो। मेरी बात सुनकर उन दोनों ने बताया कि जब वह सड़क के ऊपर अपनी बाइक से ड्राइव कर रहे थे तो अचानक से उनकी बाइक झटका खाने लगी। ऐसा लग रहा था कि बाइक के अंदर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन जब उन्होंने बाइक को उतर कर देखा तो पता चला कि बाइक तो सीज हो चुकी है। यह सुनकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैंने पहली बार सुना था कि ठंड में चलने से कोई बाइक सीज हो सकती है। उसके बाद उन लोगों ने बताया कि उनकी बाइक का तेल काफी पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन उन्होंने गलती में आकर बाइक में तेल नहीं डलवाया, जिसके चलते उनकी बाइक वहीं पर बंद पड़ गई। अब उनकी बातें सुनकर मैं समझ गया कि आखिर यह मामला क्या था। इसी बीच मेरी ट्रक के सामने न जाने क्या आया कि मैंने जोर से ब्रेक दबा दिया। मुझे समझ में ही नहीं आया कि वह कोई जानवर था या फिर कोई बहुत बड़ा पत्थर। अगर वह कोई पत्थर होता तो अब तक मेरी ट्रक के टायर से टकरा गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे बस एक जोरदार धमाके की आवाज आई। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई जानवर टक्कर खाकर सड़क के ऊपर गिर गया हो। तभी उन दोनों ने कहा, चाहे कुछ भी टकरा जाए लेकिन हम नीचे नहीं उतर सकते। उस लड़के की बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया और फिर मैंने उससे कहा, अरे भाई, कोई इंसान भी तो हो सकता है। लेकिन इस पर उन लड़कों ने कहा, चिंता मत करो, इस जगह पर कोई इंसान मौजूद हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जिसमें इंसान तो क्या जानवर भी आने से डरते हैं। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। फिर उन दोनों ने कहा, आप चुपचाप ट्रक को चलाइए, वरना हमारे साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन अब मैं उन दोनों की जिद को सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं था। मैंने उन दोनों से कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नीचे उतरकर यह जरूर देखूंगा कि आखिर ट्रक के सामने क्या आया है। इतना कहने के बाद मैंने अपने बगल के दरवाजे को खोल दिया। अभी मैं ट्रक से नीचे उतरने ही वाला था कि अचानक से उस एक लड़के ने मेरे हाथ को पकड़ा और कहा, भाई साहब, आप मेरी बात मानिए, आप नीचे मत उतरना, वरना आप आगे की प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगे। उसकी बात सुनकर मैंने उस लड़के को कहा, अरे भाई, मैं अपनी जिंदगी में ट्रक से अनगिनत सफर कर चुका हूं, लेकिन कभी भी किसी ऐसी मुसीबत में नहीं पड़ा जिस तरह का तुम जिक्र कर रहे हो। बहुत से लोगों ने मुझे बहुत बार यह बताया है कि रास्ते पर भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, लेकिन आज तक मैंने किसी भूत को नहीं देखा। इतना कहकर मैं हंसने लगा।
गड्ढों से भरी हुई वह सड़क ट्रक चलाने में थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन ही अंदर से मुझे ये डर भी सता रहा था कि अगर कोई जानवर के अलावा कोई इंसान ट्रक के सामने आ गया तो फिर इसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। क्या मालूम कोई दर्द में तड़प कर यहीं मर जाए। जब मैं ट्रक से नीचे उतरा तो उसके बाद का दृश्य देखकर मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे। मैं अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। और सच कहूं तो उस वक्त अगर मेरी जगह कोई दूसरा इंसान भी होता तो वह ये चीज देखकर डर के मारे वहीं रोने लगता। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कौन सा कदम उठाऊं। दरअसल नीचे की तरफ मुझे 2 लड़कों की डेड बॉडी पड़ी हुई नजर आ रही थी, जो ट्रक के नीचे वाले पाइपों में फंसी हुई थी। उनके चेहरों और हाथ पैरों से खून बहकर नीचे गिर रहा था। वह ट्रक से घसीटते हुए काफी दूर से यहां तक पहुंचे थे, और ये दोनों कोई और नहीं बल्कि वही दोनों लड़के थे जो मेरे साथ ट्रक के अंदर बैठे हुए थे। एक बार के लिए मैंने अपना सर उठाया और ट्रक के अंदर देखा तो पाया कि ट्रक के अंदर कोई भी नहीं था। कभी एकदम खाली पड़ा था ट्रक के, कभी को एकदम खाली पड़ा हुआ देखने के बाद मुझे समझ ही नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। एक तरफ उन लड़कों की डेड बॉडी मुझे इस ट्रक के नीचे नजर आ रही थी, तो एक तरफ मैंने अभी अभी उन लड़कों के साथ अपने सफर को अंजाम दिया था। तो ऐसे में मेरे लिए यह समझ पाना बड़ा मुश्किल था कि अब मैं आगे क्या कर सकता हूं। हालांकि डर के मारे मेरी हालत खराब होने लगी थी, लेकिन इतनी जल्दी मैं हिम्मत हारने वालों में से भी नहीं था। ऐसे में मैंने फिर से अपने ट्रक के अंदर सवार होना ही सही समझा, क्योंकि आगे मेरे साथ चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी ट्रक को इस तरह से नहीं छोड़ सकता था। अब मुझे उन लड़कों की कही गई वह बातें याद आ रही थी कि उन्होंने कैसे मुझे ट्रक से नीचे उतरने के लिए मना किया था। शायद अगर मैं अपने ट्रक से नीचे नहीं उतरता तो उनकी असलियत मेरे सामने कभी नहीं आती, और अगर उनकी असलियत मेरे सामने नहीं आती तो वह अब तक मुझे मौत के घाट उतार चुके होते। मैंने ट्रक को रफ्तार के साथ चलाना शुरू कर दिया। कोहरे की वजह से सामने का दृश्य काफी कम नजर आ रहा था, लेकिन जब पीछे मौत लगी हुई हो तो इंसान सामने कुछ भी नहीं देखता और बस भागता ही रहता है। ऐसा ही मेरे साथ भी था। मैंने ट्रक की स्पीड को कम नहीं किया और उस खतरनाक कोहरे के होने के बावजूद ट्रक की रफ्तार को बनाए रखा। मैं ट्रक को इस कदर भगा रहा था कि अगर इस हालत में ट्रक डिसकंट्रोल हो जाती तो मैं उसको काबू भी नहीं कर पाता। लेकिन बाद में जब मुझे लगा कि अब कुछ ज्यादा ही मैं अपनी मौत को दावत दे रहा हूं, तो फिर जाकर मैंने ट्रक की रफ्तार को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। मुझे अब थोड़ी राहत की सांस मिल रही थी, क्योंकि मैं पहले से काफी नॉर्मल महसूस कर पा रहा था। तभी मैंने सामने की तरफ देखा कि पुलिस चेकिंग कर रही थी, और यह देखते ही मेरा डर और ज्यादा बढ़ गया। जितना मैं उन भूतों से नहीं डरा था, उससे ज्यादा उन पुलिस वालों ने मुझे डरा दिया। अब मैं एक ऐसी रोड पर था जहां से मैं ट्रक का टर्न भी नहीं ले सकता था, और अगर मैं ट्रक को मोड़ने की कोशिश करता तो शायद मेरी ट्रक पलटी खाकर बगल वाली खाई में गिर जाती। ऐसे में मैंने ट्रक को उन पुलिस वालों के पास ले जाना ही सही समझा। जैसे ही मेरी ट्रक उन पुलिस वालों के एकदम पास पहुंची तो वह सभी एक साथ मेरे ट्रक को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए और चारों तरफ से चेकिंग होने लगी। जैसे जैसे चेकिंग हो रही थी वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। तभी एक पुलिस वाले ने कहा, जल्दी से बाहर निकल साले। उसकी ये बात सुनते ही मैंने ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इस रास्ते के ऊपर भी पुलिस नजर आ जाएगी। तभी उन पुलिस वालों ने कहा, किसका खून करके आया है बे? यहाँ तेरी ट्रक के नीचे पूरा खून लगा हुआ है। इतना कहने के बाद उस पुलिस ऑफिसर ने मुझे अपनी एक खंडार से गाड़ी में बैठने का इशारा किया। मैंने देखा कि वह पुलिस की गाड़ी एकदम पुरानी लग रही थी, मानो आजकल सरकार भी अपनी गाड़ी बनवाने में बहुत कंजूसाही कर रही हो। उस पुलिस वाले की बात सुनकर मैंने उस गाड़ी की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए, और फिर मैं जैसे उस गाड़ी के अंदर बैठने वाला था तो मेरी नजर उस गाड़ी के अंदर बैठे 2 लोगों पर पड़ी। जैसे ही मैंने उन दोनों को देखा तो फिर से मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। आज मैं जिस तरफ भी जाता उसी तरफ मुझे सस्पेंस का एक ऐसा भंडार देखने को मिलता जिसको समझ पाना मेरे समझ से परे हो जाता। मैं तुरंत पीछे हटा और उन पुलिस वालों से कहा, ये गाड़ी में बैठे हुए 2 लोग कौन है? उन पुलिस वालों ने मेरी बात सुनते ही कहा, कोई नहीं है गाड़ी के अंदर, ठीक से देख। ये सुनते ही तो मैंने जब दोबारा गाड़ी के अंदर अपनी नजर घुमाई तो वहां पर सच में कोई भी नहीं था। शायद मेरा दिमाग मुझे इतना ज्यादा भ्रमित करने लगा था कि मुझे हर जगह वह दोनों लड़के ही नजर आ रहे थे। किसी तरह से मैंने लंबी लंबी सांस ली और उसके बाद उस गाड़ी में बैठ गया। तभी मैंने देखा कि वह पुलिस वाला भी गाड़ी में सवार हुआ और गाड़ी को लेकर निकलने लगा। इसी बीच मैंने उस पुलिस वाले से दरख्वास्त करते हुए कहा, अरे सर, मेरी कोई गलती नहीं है और मैंने किसी का भी खून नहीं किया है। मैं खुद इस चीज से अनजान हूं कि आखिर यह सब कैसे हुआ। अभी वह गाड़ी आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक सड़क के बीचों बीच में कुछ लोग एक साथ खड़े हुए नजर आए। ऐसा लग रहा था कि इन पुलिस वालों की पहले से ही यह प्लानिंग थी कि गाड़ी को ठीक उसी जगह पर ले जाकर रोका जाएगा। गाड़ी को वहीं साइड पर रोक दिया गया और फिर वह सभी नीचे उतर गए। मुझे भी उन्होंने नीचे उतरने का इशारा किया। मैं भी उनके कहे मुताबिक गाड़ी से नीचे उतर गया। अब मुझे समझ में आ रहा था कि मैं जिन पुलिस वालों के साथ में घूम रहा था वह जिंदा पुलिस वाले नहीं थे। उन सभी को देखकर अब मैं इस चीज को समझ चुका था कि यह सभी तो मरे हुए हैं। सामने की तरफ मौजूद उन सभी लोगों की हालत भी बिल्कुल ऐसी ही थी कि कोई आदमी शरीर के इतने अंग टूटने कटने के बाद कभी खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वह लोग इस तरह से खड़े थे मानो भगवान ने उन्हें कोई अजीब सी ताकत दी हो। मैंने इस चीज को अच्छी तरह से परख लिया था कि इन लोगों के साथ रहकर मैं अपनी मौत को जल्द ही गले लगा लूंगा। जितना जल्दी हो सके मुझे यहां से निकलना होगा। और मौका देखते ही मैंने वहां से सरपट भागना शुरू कर दिया। मैं जानता था कि वहां चारों तरफ जहां पर भी मैं अपने कदम रखूंगा मुझे भूतों का एरिया ही नजर आने वाला है, लेकिन मैं इतनी जल्दी हिम्मत भी नहीं हार सकता था। मैंने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ाए रखा और थोड़ी ही देर के बाद मैं अपने ट्रक के पास पहुंच गया। इस बार जैसे ही ट्रक के मैं पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे ट्रक के नीचे कोई खून नहीं था और वहां कोई पुलिस का चेक पोस्ट भी नजर नहीं आ रहा था। फिर मैंने भैया ना आओ देखा ना ताओ और जल्दी से भागते हुए बिना कुछ सोचे समझे ट्रक के अंदर सवार हो गया। इस बार चाहे मेरे सामने कोई पुलिस आए या फिर कोई आदमी, मैं किसी के सामने रुकने वाला नहीं था। मैंने तुरंत ट्रक का गियर डाला और फिर वहां से ट्रक को सरपट भगाने लगा। एक बार के लिए मेरी नजर ट्रक के आगे वाले मिरर में जाती तो मैं देखता कि पीछे की तरफ मुझे वही दोनों लड़के फिर से मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उनका चेहरा इतना भयानक था कि मैं चाहकर भी उनके सामने कुछ बोल नहीं पाता।
बस चुपचाप अपने ट्रक को चलाने पर ध्यान देता। आज के सफर में मैंने अपनी जिंदगी की बहुत मुसीबतों को एक साथ झेला था। जिन चीजों पर मैंने अपनी जिंदगी में कभी यकीन नहीं किया था, वह अब मेरे साथ किसी फिल्मी दुनिया की तरह घटित हो रही थी। लेकिन मैं भी एक हीरो की तरह उस फिल्म में उन भूतों से लड़ता रहा। बहुत सी मुसीबतों से पेश आने के बाद अब मेरी ट्रक एकदम सपाट पड़े उस हाईवे के ऊपर भाग रही थी। बीच बीच में मुझे वो दोनों लड़के फिर से नजर आ जाते, लेकिन अब तो जैसे उनको देखने की मेरी आदत सी हो गई थी। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन इस डर के अंदर जीना अब मेरे लिए एक नॉर्मल काम बन गया था। अब तक रात के 3 बज चुके थे और अब वो टाइम शुरू हो चुका था जब मैं इन भूतों से पीछा छुड़ाने वाला था। बहुत ही जल्द मैं एक होटल वाले एरिया में पहुंच गया और यहाँ से मेरा घर लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर पड़ता था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि यहाँ बीच में एक जाने पहचाने बाबा की एक बगीची थी, जहां पर अक्सर भूत से पीड़ित लोग उनसे छुटकारा पाने के लिए पहुंचते थे। और मेरे लिए भी ये एक सही मौका था कि मैं समय रहते उन बाबा के पास पहुंचकर अपनी पूरी दुविधा के बारे में उन्हें बता देता। मैंने ऐसा ही किया। मैं जल्दी ही उन बाबा के पास पहुंच गया और अच्छी बात यह थी कि वहां तक पहुंचते पहुंचते मेरी हालत काफी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी और अब मुझे वह लड़के कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। जैसे ही मैं उस बगीचे में पहुंचा तो वह बाबा मुझे इतनी रात को भी उस बगीचे में टहलते हुए नजर आ गए। उनको देखकर मुझे काफी हद तक राहत की सांस मिल रही थी। जैसे ही उन्होंने मुझे इस हालत में देखा तो वह समझ गए कि मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत से भागकर यहाँ पहुंचा हूं। वह मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए मैंने उन्हें अपने साथ की पूरी घटना के बारे में बताया। मेरी पूरी घटना के बारे में सुनकर उन्होंने कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम यहां नहीं पहुंचे थे तब तक तुम्हारे ऊपर खतरा था, लेकिन अब वह दोनों शैतान यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि अब तुम उनसे काफी दूर आ चुके हो। उनका सिर्फ एक एरिया है, वह अपने उस एरिया से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि तुम दोबारा कभी भी उस एरिया में नहीं जाओगे। दरअसल उनका मानना था कि उस एरिया के कुछ लोगों के साथ बहुत भयानक घटनाएं घटी हैं और उन घटनाओं के चलते वह सभी एक करके भूत के रूप में तब्दील हो गए। कहते हैं कि वहां रहने वाले पुलिस वालों के साथ भी इतने भयानक हादसे हुए कि भूतों के हाथों से मरने के बाद उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिली। लोगों का कहना है कि वहां की पुलिस किसी भी आदमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं करती, लेकिन उसके साथ छोटा मोटा हादसा जरूर कर देती है। और अगर एक बार जो उस पुलिस वाले से मुलाकात कर लेता है तो वह उन दोनों लड़कों से अपना पीछा छुड़वाने में कामयाब हो जाता है। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। खैर, ये सब जानने के बाद मुझे काफी हद तक अंदर से सुकून मिल रहा था। बाद में मैं कभी भी दोबारा उस एरिया में नहीं पहुंचा। शायद अगर मैं गलती से भी दोबारा उस एरिया में पहुंच गया तो इस बार वह मुझे किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो आइए सुनते हैं अगली कहानी। दोस्तों, ठंड की उस भयानक रात में मेरे हाथ ठिठुर रहे थे, मेरी हालत पतली पड़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बाइक को नहीं रोका। मैंने अपने हाथ में जो ग्लव्स पहने हुए थे वो ठंड उनके अंदर भी पहुंच गई थी और वह भी अब सुन्न पड़ चुके थे। समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में मैं क्या करूं। इधर उधर देखने पर मुझे कोई घास फूस भी नजर नहीं आ रही थी जिसको जलाकर मैं थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को गर्म कर सकूं। सच कहूं तो आज इतनी ज्यादा ठंड थी कि सुबह होने तक कहीं ना कहीं बर्फ जमने वाली थी मेरी। खैर, मैंने अपनी बाइक को उस रफ्तार में चलाना सही समझा। दिसंबर का यह महीना आखिरी दिनों में मुझे ठंड से मुलाकात करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। ऊपर से बाइक पर गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। अगर कोई भी गलती को मैं अंजाम देता तो बाइक पलटी खा सकती थी और उस तरह की ठंड में अगर मुझे चोट लग जाती तो शायद मैं उसे सहन भी नहीं कर पाता। ऐसे में मैं बहुत सावधानी के साथ बाइक चला रहा था। सच कहूं तो इस रास्ते को भी मैंने बहुत अजीब तरह से देखा था। यहाँ पर मेरी बाइक के अलावा दूसरा कोई साधन भी नहीं गुजर रहा था। इतने में ही मुझे सामने की तरफ एक बड़ा सा कचरे का ढेर नजर आया और उसके बगल में कुछ लकड़ियां पड़ी हुई नजर आ रही थी। उन्हें देखते ही मेरे मन में उम्मीद का एक दिया जलने लगा और मैंने तुरंत अपनी बाइक को वहीं पर रोक लिया। मैं उतरा और फिर अपने हाथ में लाइटर लेकर उस कचरे के पास पहुंच गया। मैंने किसी तरह से कुछ लकड़ियों को इकट्ठा किया और घास फूस को इकट्ठा करके वहां पर आग जला ली। सच कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आग के पास बैठने के बाद जैसे कि किसी ने मेरे मृत शरीर में जान डाल दी हो। मैं लगभग 2 से 4 मिनट तक बिल्कुल हिला नहीं। मेरा शरीर किसी बर्फ की तरह जमा हुआ था, पर जब मैं थोड़ा थोड़ा गर्म हुआ तब जाकर मुझे ठीक ठाक महसूस होने लगा। अभी भी मुझे अपने पिछवाड़े से काफी ठंड महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं पूरा आज बर्फ में जम जाऊं। पर तभी किसी ने मुझे आवाज देते हुए कहा, अरे ओ भाई साहब, सिगरेट पीनी है तो इधर आ जाओ। ये सुनते ही मैं एक बार के लिए इधर उधर देखने लगा, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि मुझे वहां दूर दूर तक तो कोई भी नजर नहीं आ रहा था। फिर ये आवाज आ कहां से रही है। मैं इधर उधर देखता रहा, लेकिन मुझे उस आवाज का कोई स्रोत नहीं दिखाई दिया। एक बार के लिए मुझे लगा कि शायद मुझे कोई भ्रम हुआ है, इसलिए मुझे इस चीज को नजरअंदाज कर देना चाहिए। ऐसे में मैं चुपचाप वही आग के पास बैठा रहा और इधर उधर देखता रहा। फिर एक बार मुझे वही आवाज सुनाई दी। इस बार वह आवाज मेरे बिल्कुल करीब से आ रही थी। जैसे ही मैंने पीछे घूमकर देखा तो पाया कि वह एक आदमी था जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। दिखने में वह काफी नौजवान सा था, पर एक बात मैं समझ नहीं पा रहा था कि इतनी भयंकर ठंड में भी वह आदमी हाफ बाजू की शर्ट पहने एक सिगरेट से गर्म कैसे हो सकता है। ऊपर से उसका शरीर काफी नॉर्मल लग रहा था, जैसे कि ठंड उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं दे सकती। उस लड़के को देखकर मैंने उसे एकदम से कहा, अरे भाई, तुम इतनी जोरदार ठंड में भी बिना कपड़ों में कैसे घूम रहे हो। मेरी बात सुनकर वह लड़का एक बार के लिए थोड़ा कंफ्यूज हुआ और उसने कहा, अरे भाई, मैंने कपड़े तो पहने हुए हैं। इस पर मैंने उससे कहा, लेकिन हाफ बाजू में आपको ठंड नहीं लग रही क्या। इस पर वह थोड़ा हंसते हुए बोला, मुझे ठंड नहीं लगती। ये सुनते ही मैं हैरान हुआ, पर मैंने उसके इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप वहीं उसके पास बैठा रहा। फिर वह लड़का भी मेरे बगल में बैठ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी हरकत पर किस तरह से रिस्पांस दूं। ऊपर से उस लड़के की वह अजीब अजीब सी चीज मुझे काफी हैरान कर रही थी। तभी उस लड़के ने कहा, आप सिगरेट पीते हो क्या।
इस पर मैंने अपनी गर्दन हिलाई और उसे हाँ में जवाब दिया। इस पर वह लड़का एकदम से बोल पड़ा, अरे तो भाई साहब देरी कैसी, ये लो सिगरेट और फूंक दो। ये सुनते ही मैंने उसके हाथ से एक सिगरेट ली और उसे जलाने लगा। फिर मैंने उस लड़के के सामने सवाल करते हुए कहा, भाई एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम इतनी रात को अकेले इस जोरदार ठंड में यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनकर वह लड़का एकदम से बोल पड़ा, अरे भाई मैं यहीं पर रहता हूँ, यही मेरा स्थान है, यही मेरा घर है। उसकी बातें फिर से मुझे कंफ्यूज कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह मुझसे कहना क्या क्या चाहता है। मैंने फिर उस लड़के से कहा, लेकिन यार तुम्हारा मकान तो मुझे यहाँ दूर दूर तक तो नजर ही नहीं आ रहा। इस पर उसने अपने हाथ से इशारा किया। जैसे ही मैंने उसके इशारे की तरफ मैंने देखना शुरू किया तो पाया कि वहां पर एक लालटेन जला हुआ था और उसके आसपास एक झोपड़ी बनी हुई थी। उस झोपड़ी को देखते ही मैं समझ गया कि शायद यह कोई गरीब आदमी होगा जो अपना जीवन चलाने के लिए इसी अजीब उसी जगह पर रहता है। फिर मैंने उस लड़के से कहा, लेकिन यार भाई आप उसके अंदर भी तो रह सकते थे, आपको इस तरह बाहर टहलने की क्या जरूरत थी? मेरी बात सुनकर वह फिर से हंसने लगा और उसने मुझे बताया कि वह यूं ही टहलने के लिए बाहर आ जाता है। और अब मेरे सारे कंफ्यूजन काफी हद तक दूर हो चुके थे, लेकिन मैं अभी भी इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि गांव से दूर जाकर यह आदमी इस छोटे से इलाके में अपना जीवन किस तरह बिता रहा होगा, और क्या ये अकेले हैं? अब बहुत सारे सवाल अभी भी मेरे जहन में थे, लेकिन उस आदमी से मैंने एक भी सवाल करना सही नहीं समझा। मुझे लगा कि कहीं गलती में आकर मैं इसे कुछ गलत ना बोल दूं। बस इसी डर से मैं अब एकदम खामोश था। थोड़ी देर के बाद वह लड़का एकदम से उठा और बोला, भाई जरा आप 2 मिनट के लिए यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूं। मैंने भी अपनी गर्दन हिलाई, लेकिन अब तक मैं इस चीज से रूबरू नहीं हुआ था कि अब वह टाइम आने वाला था जिसके बारे में मैं अपने मन में कभी सोच भी नहीं सकता था, या सपने में मैं अब तक एकदम बेफिक्र था। मुझे इस चीज का बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि आने वाला वक्त मेरे लिए तबाही भी बन सकता था। मैं बड़े आराम के साथ वहीं पर बैठा हुआ था कि फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई कुत्ता या बिल्ली मेरे पीछे हो और वह हल्की हल्की आवाज से मुझे डराने की कोशिश कर रहा हो। इस बार मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह कोई कुत्ते की तरह दिखने वाला एक जीव था। अब उसे भेड़िया कहूं या कुत्ता, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वह पूरी तरह से किसी कुत्ते के रूप में भी नजर नहीं आ रहा था और वह पूरी तरह कोई भेड़िया भी नहीं था। उसके बड़े बड़े बाल मुझे अब भयभीत कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। धीरे धीरे मैंने आग से जली एक लकड़ी उठाई और अपने सामने रख दी ताकि वह मेरे क्लोज रेंज में आ ना सके। अब मैं किसी भी तरह इस भयंकर मुसीबत से पार पाना चाहता था, लेकिन वह अभी भी वहीं का वहीं बैठा हुआ था। ना तो उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया था और ना ही वह पीछे हट रहा था। मुझे वह थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी और उस लकड़ी को बीच में ही रखा। देखते ही देखते अब उसकी आकृति एकदम से बड़ी होने लगी। ऐसा लग रहा था कि मेरी आंखों के सामने ही वह 2 फीट से करीब 8 फीट का हो गया था। हालांकि इसकी आकृति धीरे धीरे बढ़ रही थी। ऐसे में मुझे समझ में आ गया कि अब इस जगह पर रुकना मेरे लिए सही नहीं होगा। मुझे यहां से जल्द निकलना होगा, चाहे कितनी भी ठंड हो। अगर मैं यहां से नहीं निकला तो फिर मौत तो मुझे ऐसे ही मिल जाएगी। ऐसे में मैंने धीरे धीरे उस आग की लकड़ी को अपने हाथ में उठाया और उसके साथ अपनी बाइक की तरफ बढ़ने लगा। मैं किसी भी तरह से इस भयंकर स्थान से निकलना चाहता था और तभी मुझे एक बार किसी के जोर से चीखने की आवाज आई। कहीं ना कहीं मैं ये समझ गया था कि यहाँ सब कुछ मायावी है, या फिर यूं कहे कि सब कुछ छल है जो मुझे भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। बस मुझे किसी भी तरह से अपनी बाइक लेकर यहाँ से निकलना होगा और किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देना होगा। पहले भी मैंने अपने पूर्वजों से कई ऐसी कहानियां सुनी है जिन पर यकीन करके मैं इस चीज को समझ सकता था कि मेरे आसपास कोई अजीब सी माया ही मौजूद है जो मुझे भय में डाल रही है। खैर, मैं किसी तरह से अपनी बाइक तक पहुंचकर अपनी बाइक को स्टार्ट करता हूं और वहां से निकलना शुरू कर देता हूं। अच्छी बात यह थी कि अब तक तो किसी ने मेरा पीछा नहीं किया था और मेरी बाइक भी एकदम अच्छी रफ्तार के साथ सड़क पर चल रही थी। हालांकि ठंड के मारे मेरी हालत खराब हो रही थी, लेकिन अभी जो मेरे साथ हुआ था उसके सामने ठंड कुछ भी नहीं था। मैं हल्की रफ्तार के साथ अब सड़क को क्रॉस करता हुआ थोड़ा आगे पहुंचा ही था कि अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे वाले पर कोई मौजूद है और मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी के हल्के हल्के नाखून मेरे शरीर में जा रहे हैं, जिससे मुझे हल्का हल्का दर्द हो रहा है। मैंने 1-2 बार अपने पीछे की तरफ घूमकर देखने की कोशिश भी की, लेकिन कोई दिखाई नहीं। और यूं ही अचानक थोड़ी थोड़ी हलचल होते हुए मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मेरा शर्ट पकड़कर खींचने लगा है। इस बार मैंने साइड मिरर में देखने की कोशिश की तो उसके बाद तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। डर के मारे मेरी हालत पतली पड़ने लगी। मैंने देखा कि मेरे पीछे की तरफ अब जो मौजूद था वो वही भेड़िया की तरह दिखने वाला जानवर था, लेकिन धीरे धीरे उसका पूरा जिस्म किसी इंसानी शरीर के रूप में तब्दील हो रहा था। अब मैं यही देखना चाहता था कि यह शख्स कौन है जिसने मुझे इस कदर परेशान किया हुआ है। धीरे धीरे उसका का चेहरा इस कदर बदल गया कि अब मैं उसे हल्का हल्का पहचानने लगा। उसके कपड़े को देखकर ही मैं इस बात का अंदाजा लगा सकता था कि मेरे सामने कौन है। ये वही आदमी लग रहा था जिसको थोड़ी देर पहले मैंने अपने बगल में बैठा हुआ देखा था और उसने ही मुझे मेरे बगल में आकर सिगरेट पिलाई थी। उस आदमी को अपने सामने देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई यमराज मेरे पीछे बैठकर मुझे जल्दी से जल्दी ऊपर पहुंचाना चाहता है। मैं अपनी बाइक की रफ्तार को वैसे ही बनाए रखा क्योंकि मैं जानता था कि इस पर मैं जितना ज्यादा ध्यान दूंगा यह उतना ही मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। ऐसी हालत में मैंने अपने आप को जितना हो सके उतना खामोश रखने की कोशिश की। मैं बस किसी भी हालत में इस भयंकर रास्ते को पार कर लेना चाहता था। जहां आसपास मुझे बड़ी बड़ी होटल नजर आ रही थी, उस टाइम पर मुझे अपनी बाइक की परवाह हो रही थी, लेकिन इस समय मैंने अपनी जान बचाने का सबसे पहले सोचा और फिर मैं किसी तरह से एक होटल के पास पहुंच गया। उस होटल के पास पहुंचकर मैंने वहां मौजूद एक गार्ड को यह पूरी घटना बताई तो उस गार्ड ने मुझे पहले तो सही जगह पर ले जाकर बैठाया और हाथ गर्म करने के लिए आग जलाई। मगर मैं नहीं चाहता था कि दोबारा वह गार्ड भी मुझे सिगरेट के लिए पूछे, इसलिए मैं थोड़ा डरा हुआ था। लेकिन मैंने पूरी रात उस गार्ड के पास बिताई। तब जाकर मुझे यकीन हुआ कि अब मैं सच में सेफ एरिया में हूं। उसके बाद मैं अपनी बाइक लेकर वहां से निकल गया।
दरअसल उस गार्ड का कहना था कि अक्सर उस रोड के ऊपर इस तरह का कोई आदमी नजर आता है जो लोगों को जिंदा चबा जाता है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अपनी जान बचाकर निकल कैसे गया, क्योंकि जिस तरह से उस गार्ड ने मुझे उस बला के बारे में बताया उस हिसाब से वह मेरे लिए इतनी ज्यादा खौफनाक थी कि कोई अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता। अच्छी बात यह थी कि उस वक्त मैं अपनी जान बचाकर निकल गया और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए उस रास्ते को अलविदा कर दिया। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी रात के वक्त या कहीं पर भी अगर आपको कोई सिगरेट बीड़ी या कोई भी नशा करने के लिए कहे तो गलती से भी मत लेना, नहीं तो वह आपका आखिरी नशा हो सकता है। तो आइए सुनते हैं अगली कहानी। अंधेरे की उस काली चादर ने रोशनी के ऊंजा को खत्म सा कर दिया था। मैं विद्याधर की शादी अटेंड करने के लिए सोनपुर गांव के लिए निकल पड़ा। 2002 के आसपास के जमाने में ज्यादा साधन नहीं होते थे, तो ऐसे में शादी वगैरह अटेंड करने के लिए अक्सर हमें पैदल ही अपने सफर को अंजाम देना होता था। ऐसे में मैं भी अपने कदम पटक हुए अपने गांव से 14 किलोमीटर दूर विद्याधर के गांव की निकला। उस टाइम पर हमें अपनी सड़कों पर गाड़ी वगैरह का इतना ज्यादा इंतजार नहीं होता था। अगर उस टाइम पर हमें कोई लिफ्ट देता था तो वह ऊंट गाड़ी वाला होता था, और मैं भी यही चाहता था कि जल्दी से जल्दी किसी ऊंट गाड़ी वाले से मेरी मुलाकात हो जाए ताकि वह मुझे सही सलामत शादी के घर तक छोड़ सके। लेकिन ऐसा इतनी जल्दी मुमकिन भी नहीं था। किसी तरह से मैंने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ाया और तेज तेज चलने लगा। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद अचानक से मुझे ऐसा लगा कि सड़क के ऊपर कोई गाड़ी चल रही है। कहीं ना कहीं यह एक ऊंट गाड़ी ही थी, और इस चीज का एहसास करते ही मेरे मन में उम्मीद का एक दिया जलने लगा। मैंने अपने पीछे की ओर देखने की कोशिश की, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ऊंट गाड़ी की स्पीड एक आदमी की चाल से डबल होती थी। ऐसे में अगर वो मेरे पीछे कोई ऊंट गाड़ी ही थी तो वह जल्द ही मेरे पास भी पहुंचने वाली थी। मुझे भी यही उम्मीद थी कि कोई ऊंट गाड़ी आए और किसी तरह से मेरे दर्द कर रहे कदमों को सही सलामत विद्याधर के घर तक छोड़ दो। और तभी मेरी उम्मीद खरी उतरी, और देखते ही देखते मेरे पीछे की तरफ से एक ऊंट गाड़ी वाला आदमी आया। उसको देखते ही मैंने उसके सामने हाथ दिखाया तो उसने भी अपनी गाड़ी को रोक दिया। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि रात को यह आदमी ऊंट गाड़ी लेकर कहाँ जा रहा है। फिर मैंने उस ऊंट गाड़ी वाले आदमी से पूछा, अरे भाई साहब, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? इस पर उस आदमी ने बताया कि वह इतनी ही रात को हमेशा अपने खेत में जाता है और वहां से सब्जियां वगैरह तोड़कर सुबह जल्द ही मंडी में निकल जाता है। ये सुनकर मुझे लगा कि चलो अच्छा है, किसी तरह विद्याधर के घर तक तो पहुंच ही जाऊंगा। अब तक रात के 8 या 8:30 हो रहे थे, और इतनी रात को अक्सर कोई भी ऊंट गाड़ी वाला अपने घर से बाहर नहीं निकलता। फिर मैंने उस ऊंट गाड़ी वाले आदमी के साथ अपने सफर को अंजाम देना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन उस आदमी की बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि यह आदमी नशा करता है। शायद उसने भांग वगैरह का नशा किया हुआ था, मगर मैंने इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उस आदमी से मैं ज्यादा बात भी नहीं कर रहा था। यूं ही आगे चलते चलते अचानक उस आदमी ने पूछा, अच्छा भाई, आप जा कहाँ रहे हो? इस पर मैंने उसे बताया कि मैं एक शादी अटेंड करने जा रहा हूँ। मेरी बात सुनकर वह एकदम से बोल पड़ा, अब कौन से गांव में शादी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं? इस पर मैंने उसे पूरी इन्फॉर्मेशन दी। मेरी बात सुनकर वह आदमी एक बार के लिए हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसने कहा, मैं भी उस गांव के अंदर जा रहा हूँ, लेकिन क्या आपको किसी ने यह नहीं बताया कि वह गांव भूतिया है? यह सुनकर मैं एकदम से हंस पड़ा और बोला, अरे भाई, वह मेरे दोस्त का ही गांव है। आज तक उसने मुझे कभी ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि वहां भूत रहते हैं। दोस्तों, उस जमाने में ना लोग भूत प्रेत पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करते थे। ऐसे में अक्सर चारों तरफ यह चीज फैलती रहती थी कि फलाने गांव में भूत प्रेत का वास है। लेकिन जब मैंने उस आदमी की बातों का मजाक उड़ाया तो वह आदमी बोल पड़ा, कभी कभी चीजों को सीरियस ले लेना ही सही होता है, क्या पता कब किसी अनजान फरिश्ते से मुलाकात हो जाए। उस आदमी की बात सुनकर एक बार फिर मैंने उसे मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, मेरा दोस्त उस गांव को भली भांति जानता है और वह मुझे सारी बातें बताता है, लेकिन आज तक उसने मुझे यह नहीं बताया कि वहां भूत प्रेत रहते हैं। हालांकि मुझे भी उन रास्तों से बहुत डर लगता है जिसके ऊपर अजीबोगरीब ताकतें रहती हो, या फिर आसान भाषा में कहूं तो वहां भूत प्रेत रहते हो। इस पर मेरी बात सुनकर वह ऊंट गाड़ी वाला शख्स थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने कहा, तो क्या तुम अपने दोस्त का घर जानते हो? इस पर मैंने अपनी गर्दन हिलाते हुए नहीं कहा। तो मैंने कहा, नहीं, मैं उसके घर का पता तो नहीं जानता, लेकिन उसके गांव में जाकर किसी ना किसी से यह बात पूछ लूंगा कि उसका घर किस तरफ पड़ता है। बाद में उस आदमी ने मुझसे पूरी डिटेल मांगी तो मैंने उसे सारी चीजों के बारे में विस्तार से बता दिया। फिर उसने मुझे बताया कि वह खुद ही मुझे विद्याधर के घर तक छोड़ देगा। उसकी बात सुनकर मुझे काफी हद तक राहत मिल रहा था, क्योंकि मैं अब ऐसे आदमी से मुलाकात कर चुका था जो मुझे केवल उसके गांव तक ही नहीं बल्कि उसके घर तक छोड़ने के लिए तैयार था। बाद में मैंने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया। धीरे धीरे ऊंट गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, और वैसे वैसे ना जाने क्यों, लेकिन मुझे नींद का झटका लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मुझे बहुत सारा नशा दे दिया हो, जिसके बाद मेरी आंखें अपने आप बंद होने लगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगाकर अपने आप को जगाए रखने की कोशिश की। जैसे ही मुझे नींद का झोंका आने लगता तो मैं फिर से अपनी आंखें झपका नहीं लगता, और यह केवल एक बार नहीं भाई साहब, बल्कि काफी बार हुआ। थोड़ी ही देर के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद तक नहीं थी। अचानक मेरी आंखों के सामने काला सा अंधेरा छा गया, या फिर आसान भाषा में कहूं तो अब मैं गहरी नींद में सो चुका था। थोड़ी देर के बाद अचानक से मेरी आंख खुली। जब मैंने अपनी आंख खोलकर देखा तो पाया कि बाहर की तरफ शादी का एक टेंट लगा हुआ था, और उस टेंट को देखकर मुझे एहसास हो गया था कि मैं विद्याधर के घर के पास पहुंच गया हूं। लेकिन यार, हैरानी की बात तो यह थी कि वहां कोई हलचल नहीं थी। चारों तरफ जोरदार सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इस जोरदार सन्नाटे के बीच में एक अकेला शख्स से मैं ही मौजूद हूं, और बाकी दूर दूर तक यहां कोई भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन इस जोरदार अंधेरे और सन्नाटे के अलावा मुझे किसी भी चीज का एहसास नहीं हो रहा था। फिर मुझे लगा कि मुझे इस ऊंट गाड़ी से नीचे उतर जाना चाहिए और अंदर जाकर देखना चाहिए। उसके बाद मैंने ठीक ऐसा ही किया। मैं तुरंत उस जगह से नीचे उतरा और बाहर की तरफ जाकर देखने लगा कि क्या चल रहा है।
लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि वहां मुझे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ऊंट गाड़ी भी एकदम खामोश खड़ी थी, तो वहां आसपास भी दूर दूर तक केवल और केवल सन्नाटा पसरा हुआ था। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि यहाँ पर एक जबरदस्त टेंट लगा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर मुझे एक भी आदमी नजर नहीं आया। इसी हैरानी के साथ मैं किसी को आवाज भी देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां दूर दूर तक केवल और केवल अंधेरा पसरा हुआ था। इतने में ही मुझे एक पेड़ के पीछे कोई छुपा हुआ नजर आया। मैंने देखा कि उस पेड़ के ऊपर एक छोटी सी आग की मसाल जल रही थी और मैं उसके इधर उधर किसी को भटकते हुए देख सकता था। जैसे ही मैंने वहां उस चीज को नोटिस किया तो मेरे कदम उसी तरफ बढ़ने लगे। हालांकि मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मैं अंदर ही अंदर हिम्मत जुटाकर किसी तरह से उसके पास पहुंचा। जैसे ही मैं उसके पास गया तो वहां का नजारा देखने के बाद मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। डर के मारे मेरी हालत खराब होने लगी, क्योंकि इस टाइम पर मैं देख सकता था कि मेरे सामने मौजूद कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक डरावनी सी डायन थी। वह दृश्य देखने के बाद मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। जैसे ही मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो पाया कि मैं उस ऊंट गाड़ी में लेटा हुआ था और वह आदमी ऊंट गाड़ी चलाई जा रहा था। ये देखने के बाद मेरी सांस में सांस आई, मेरा पूरा जिस्म पसीने से तरबतर हो गया था। तभी मैंने उठते हुए उस आदमी से कहा, अरे भाई साहब, हम कहाँ आ गए इस पर? उस आदमी ने कहा, सोनपुर गांव यहाँ से बस थोड़ी ही दूर आगे है। उसकी ये बात सुनकर फिर से राहत की सांस मिल रही थी। फिर उसने मुझसे पूछा, लेकिन तुम इस तरह पसीने से क्यों भरे हुए हो? इस पर मैंने उसे बताया कि मैंने अभी अभी एक बहुत ही भयानक और डरावने सपने का एहसास किया है। ये सुनते ही वह मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुमने सपने में किसी डायन को तो नहीं देखा? अब उसकी बात सुनकर मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और फिर मैंने उसे दबी हुई आवाज में कहा, लेकिन भाई, तुम्हें कैसे पता कि मैंने सपने में किसी डायन को देखा है? मेरी बात सुनकर वह एकदम से मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं इस गांव के एक एक रास्ते से अच्छी तरह वाकिफ हूं और मैं यह भी जानता हूं कि इस गांव में क्या रहता है और क्या नहीं। उसकी बात सुनकर मैं हैरानी से बोल पड़ा, तो फिर मैंने अभी अपने सपने में किसी डायन को क्यों देखा? इस पर वह आदमी एकदम से बोल पड़ा, क्योंकि इस गांव में एक डायन रहती है। कहते हैं कि डायन बनने का एक तरीका होता है और गांव की एक औरत अब उसी राह पर चल रही है। कहते हैं कि वह जवान लड़कों का खून पीने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और मैंने तो इतना भी सुना है कि वह डायन रात में इस रास्ते पर किसी नौजवान के भटकने का इंतजार करती है। मुझे लगता है कि तुम उसके जाल में फंसने वाले हो। उस आदमी की बात सुनते ही मेरे हाथ पैर सुनने पड़ गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी गांव में ऐसा भी हो सकता है। अभी मैं इस चीज पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन जिस तरह से उस आदमी ने मुझे मेरे सपने के बारे में बताया था, उस हिसाब से मैं इस बात को काफी हद तक सच समझ चुका था कि मैं किसी बहुत ही भयंकर डेंजर जोन में हूँ और यहाँ से निकलना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा। तभी मैंने उस आदमी से कहा, लेकिन उस डायन से बचा कैसे जा सकता है? इस पर उस आदमी ने बताया कि उससे बचने का रास्ता तो वह भी नहीं जानता, लेकिन हाँ, उसने इतना जरूर सुना है कि अगर तुम्हें उससे बचना है तो जल्दी से जल्दी या तो इस रास्ते को छोड़ देना चाहिए या फिर किसी ऐसे स्थान पर पहुंचना चाहिए जहां पर वह डायन नहीं पहुंच सकती। और अगर उस डायन से पीछा छुड़वाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो तो तुम्हें उसके द्वारा चलाई गई तांत्रिक विद्या को असफल करना होगा और उसके लिए तुम्हें उसके गुरु का आवाज स्थान ढूंढना होगा। अब की बार मैं उस आदमी की बातें काफी स्पष्ट तरीके से समझ गया था। आसान भाषा में वह आदमी मुझे यही कहना चाहता था कि अगर मुझे उससे जल्दी से जल्दी पीछा छुड़वाना है तो या तो तांत्रिक को ढूंढना होगा या फिर मुझे जल्दी से जल्दी अपने दोस्त विद्याधर के घर पहुंचना होगा, क्योंकि मैं अपने सपने में पहले ही एक शादी के बने हुए टेंट को देख चुका था। ऐसे में मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, एक काम करो, आप मुझे यहीं पर उतार दो, मैं पैदल पैदल यहां से भागते हुए निकल जाऊंगा। इस पर उस आदमी ने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम मेरी गाड़ी से नीचे उतर गए तो वह तुम्हें किसी भी वक्त पकड़ सकती है। उस आदमी की यह बात सुनकर मैं फिर से डर गया, लेकिन तभी मेरी नजर उस आदमी के हाथों पर गई। इस बार जैसे ही मैंने उस आदमी के हाथों को देखा तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं पहले से ही एक भूत की गाड़ी में बैठा हुआ हूं। मैंने देखा कि उस आदमी के हाथ आगे से कटे हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात तो यह थी कि उसने ऊंट की रस्सी को हवा में लटकाया हुआ था। चांद की हल्की हल्की रोशनी में मुझे अभी भी खुद पर डाउट हो रहा था कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं देखा, लेकिन वास्तविकता यही थी कि मैं खुद एक भूत की गाड़ी में मौजूद था। तभी मैंने अपना डाउट दूर करने के लिए गाड़ी के आगे वाले हिस्से से जाते हुए उसके पैरों की तरफ देखने की कोशिश की, और सच में इस बार जो मैंने देखा वह पूरी तरीके से विश्वास करने के लायक था कि मैं एक भूत की गाड़ी में सवार हूं। मैंने देखा कि उसके दोनों पैर पीछे की तरफ घूमे हुए थे। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग हमें यही बताते थे कि जब भी तुम्हें कोई ऐसा इंसान दिखे जिसके पैर पीछे की तरफ घूमे हुए हो तो तुम अपने आप को इस चीज को समझ जाना कि तुम्हारे सामने मौजूद वह इंसान वास्तव में कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस आदमी की बातों पर विश्वास करूं या फिर यहां से नीचे उतरकर किसी डायन के जाल में जाऊं। मेरे सामने एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई, पर किसी तरह से मैंने पहली मुसीबत से पीछा छुड़वाने की ठानी और उसके बाद मैं तुरंत ही उस गाड़ी से नीचे कूद गया। नीचे कूदने के साथ ही शायद उस आदमी को इस चीज का एहसास हो चुका था कि अब मैं उसकी असलियत जान गया हूं। ऐसे में उसने एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, क्योंकि अगर वह ऐसा शख्स होता जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता तो जरूर वह मेरा पीछा करने की सोचता, लेकिन इस आदमी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल चुपचाप अपनी गाड़ी को आगे चलाए जा रहा था। मैं उसकी गाड़ी के पीछे की दिशा में लगातार भागता जा रहा था। मुझे एहसास था कि अगर मैं इस गाड़ी की उल्टी दिशा में लगातार भागता रहूंगा तो शायद यह आदमी मेरा पीछा नहीं करेगा। इतने में ही मेरी नजर सड़क के सामने की तरफ गई। मैंने देखा कि वहां पर एक लड़की थी जिसके कपड़े फटे हुए थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इस लड़की की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है। मैं चाहता तो उस लड़की से उस वक्त बात कर सकता था, लेकिन मैं इस चीज से अच्छे से रूबरू था कि यह जगह पूरी तरीके से भूतों से घिरी हुई है, और अगर मैंने यहाँ पर कोई भी गलत कदम उठाने की कोशिश की तो फिर उसका अंजाम मेरे लिए बहुत भयानक हो सकता है।
विद्याधर की शादी में जाने के बजाय अब मैं उल्टी दिशा में भागता हुआ वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा था और थोड़ी ही देर के बाद मैंने उस पूरे रास्ते को तय कर लिया जिसके ऊपर मुझे किसी भूत प्रेत के होने का एहसास था। यानी कि मैं उस भयंकर डेंजर जोन से बाहर निकल चुका था और अब मुझे हल्की हल्की अपने गांव की परछाई दिखने लगी थी। यानी कि मैं अपने गांव में मौजूद हल्की हल्की लाइट को देख सकता था। उसके बाद किसी तरह से मैं तेज तेज सांस लेते हुए अपने घर पहुंच गया। मैं घर पहुंचते ही सबसे पहले अपने दादाजी के कमरे में गया। जब दादाजी ने मेरी हालत देखी तो वह समझ गए कि मैं जरूर बहुत ज्यादा घबराया हुआ हूं। फिर मैंने अपने दादाजी को मेरे साथ घटी घटना के बारे में बता दिया। मेरी बात सुनकर दादाजी भी काफी डर गए, लेकिन फिर उन्होंने मुझे बताया कि उस ऊंट गाड़ी वाले आदमी ने तुम्हारी जिंदगी बचा ली। अगर तुम पैदल पैदल उस गांव के अंदर दाखिल हो जाते तो वह डायन तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ती। अच्छी बात यह है कि वह कोई बुरी आत्मा नहीं थी, बल्कि इस डायन का शिकार हुआ उस गांव का एक आदमी है जो 2-3 साल पहले उसके झांसे में आकर मर गया था। ये सुनने के बाद मैं मन ही मन उस आदमी का काफी शुक्रिया अदा कर रहा था जिसकी वजह से मेरी जान बच गई। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं अगली कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज और मैं एक बाइक एजेंसी में काम करता हूँ। वहां पर मैं नई बाइक बेचने और पुरानी बाइक खरीद कर उनको रिपेयर करके वापस सेल करने में अपनी बॉस के पास एक महत्वपूर्ण योगदान देता हूँ। हमारे यहाँ टीवीएस की एक एजेंसी है जहां पर काफी सारी बाइक फाइनेंस में और कैश में मौजूद होती है। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। मैं चाहता तो उस लड़की से उस वक्त बात कर सकता था, लेकिन मैं इस चीज से अच्छे से रूबरू था कि यह जगह पूरी तरीके से भूतों से घिरी हुई है और अगर मैंने यहाँ पर कोई भी गलत कदम उठाने की कोशिश की तो फिर उसका अंजाम मेरे लिए बहुत भयानक हो सकता है। विद्याधर की शादी में जाने के बजाय अब मैं उल्टी दिशा में भागता हुआ वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा था और थोड़ी ही देर के बाद मैंने उस पूरे रास्ते को तय कर लिया जिसके ऊपर मुझे किसी भूत प्रेत के होने का एहसास था। यानी कि मैं उस भयंकर डेंजर जोन से बाहर निकल चुका था और अब मुझे हल्की हल्की अपने गांव की परछाई दिखने लगी थी। यानी कि मैं अपने गांव में मौजूद हल्की हल्की लाइट को देख सकता था। उसके बाद किसी तरह से मैं तेज तेज सांस लेते हुए अपने घर पहुंच गया। मैं घर पहुंचते ही सबसे पहले अपने दादाजी के कमरे में गया। जब दादाजी ने मेरी हालत देखी तो वह समझ गए कि मैं जरूर बहुत ज्यादा घबराया हुआ हूं। फिर मैंने अपने दादाजी को मेरे साथ घटी घटना के बारे में बता दिया। मेरी बात सुनकर दादाजी भी काफी डर गए, लेकिन फिर उन्होंने मुझे बताया कि उस ऊंट गाड़ी वाले आदमी ने तुम्हारी जिंदगी बचा ली। अगर तुम पैदल पैदल उस गांव के अंदर दाखिल हो जाते तो वह डायन तुम्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ती। अच्छी बात यह है कि वह कोई बुरी आत्मा नहीं थी, बल्कि इस डायन का शिकार हुआ उस गांव का एक आदमी है जो 2-3 साल पहले उसके झांसे में आकर मर गया था। ये सुनने के बाद मैं मन ही मन उस आदमी का काफी शुक्रिया अदा कर रहा था जिसकी वजह से मेरी जान बच गई। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं अगली कहानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज और मैं एक बाइक एजेंसी में काम करता हूँ। वहां पर मैं नई बाइक बेचने और पुरानी बाइक खरीद कर उनको रिपेयर करके वापस सेल करने में अपनी बॉस के पास एक महत्वपूर्ण योगदान देता हूँ। हमारे यहाँ टीवीएस की एक एजेंसी है जहां पर काफी सारी बाइक फाइनेंस में और कैश में मौजूद होती है। सब कुछ एकदम सही चल रहा था। हुए नजर आ रहे थे। उन दोनों ने अपने हाथ में एक कपड़ा पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह सड़क के ऊपर उस कपड़े से कुछ कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे में मैंने अपनी बाइक की रफ्तार को कम कर दिया। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उन दोनों ने उस कपड़े के ऊपर मांस और कुछ हड्डियां डाल रखी थी और उन्हें उठाकर वह कहीं ले जा रहे थे। अच्छी बात यह थी कि इतनी देर से तो वह वहीं पर बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही मेरी बाइक उनके पास पहुंची तो वह दोनों वहां से उठकर आगे बढ़ने लगे और उन्होंने उस कपड़े को इस तरह से पकड़ा हुआ था कि उन दोनों ने पूरी की पूरी सड़क को ब्लॉक किया हुआ था। ऐसे में मैं उनके बगल से भी नहीं गुजर सकता था। मैंने हॉर्न भी बजाया, लेकिन उन लोगों को जैसे हॉर्न सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं या फिर कोई और समस्या है। 1-2 बार फिर से मैंने उनके पास ले जाकर बाइक का हॉर्न बजाया, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि सच में वह हॉर्न की आवाज को जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। ऐसे में मैंने उन लोगों को आवाज देते हुए कहा, अबे ओए, अब की बार अगर तुम लोगों ने मुझे यहां से नहीं जाने दिया ना तो मैं तुम लोगों का सारा भूत उतार दूंगा और ये जो कुत्ते और जानवरों की हड्डी या जो पता नहीं क्या मांस लेकर घूम रहे हो ना, सब उठाकर फेंक दूंगा। अब मेरी ये बात सुनकर उन दोनों का माथा जैसे सनक गया। वो दोनों अब मेरी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से इस तरह से देख रहे थे मानो वो मुझे जिंदा ही खा जाएंगे। उसके बाद उन दोनों ने मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और हल्की सी आवाज में कहा, यह किसी जानवर का मांस नहीं है, ये एक इंसानी मांस है। ये सुनते ही मेरे हाथ पैर जैसे सुन्न पड़ गए। मुझे उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। सच कहूं तो वो मांस मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। मैंने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, यह इंसान का मानस है और तुम दोनों कौन हो? मेरी बात सुनकर वो दोनों थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगे और उसके बाद उन दोनों ने एकदम से कहा, तुमने मौत के फरिश्तों का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो वह हम ही दोनों हैं। ये सुनते ही मेरे हाथ पैर फिर से ठंडे पड़ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन लोगों को किस तरह से जवाब दिया जाए। अगर मैं इन दोनों से लड़ाई करने के लिए उतर जाता तो शायद मैं इनसे लड़ भी नहीं पाता, क्योंकि ये दोनों मुझे काफी ज्यादा ताकतवर लग रहे थे। इनका शरीर भी काफी हट्टा कट्टा था। ऐसे में मैंने आराम से बात करना सही समझा और फिर उन दोनों से कहा, देखो भाई, मुझे अपने ससुराल के लिए देरी हो रही है, तो प्लीज क्या आप मेरा रास्ता छोड़ दोगे? इस बार भी उन दोनों ने मेरी बात नहीं मानी और वह फिर से मुझे आंख दिखाते हुए बोले, तुझे हमारे पीछे चलना है तो चुपचाप चल, वरना यहाँ से पीछे घूमकर निकल जा। हम दोनों को आदत नहीं है कि हम किसी के कहने पर अपना रास्ता बदल लें। मुझे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उस वक्त मैं कुछ कर नहीं सकता था। ऐसे में मैं सिर्फ उनकी कही गई बातें सुन सकता था। फिर वो दोनों उस कपड़े को पकड़कर फिर से आगे बढ़ने लगे, जैसा कि उन लोगों ने मुझे बताया था कि इस कपड़े पर किसी इंसान का मांस है। उस वक्त से ही मेरे शरीर के अंदर अजीब सी हलचल हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उन लोगों को किस तरह से इस जगह से हटा और आखिर इनसे पीछा कैसे छुड़वा। हाँ, इतने में ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे बिल्कुल पीछे की तरफ से कोई गाड़ी आ रही है। 2 हेडलाइट अचानक से मेरी बाइक के साइड मिरर पर टकराने लगी
और उस हेडलाइट की रोशनी को देखकर मुझे अब काफ़ी हद तक सुकून मिल रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि इन लोगों को किसी भी कीमत पर अब यह रास्ता छोड़ना होगा, क्योंकि वह एक कार वाला है और अगर इन्होंने कुछ भी बकवास करने की तो फिर वह इनको टक्कर मारकर भी निकल जाएगा। ऐसे में मैंने अपनी बाइक को पहले ही साइड लगा लिया और वह गाड़ी भी उसी रफ्तार से आगे की तरफ बढ़े जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह गाड़ी वाला अपनी रफ्तार को कम क्यों नहीं कर रहा। देखते ही देखते उस गाड़ी वाले ने उन दोनों लोगों के साथ उस कपड़े को भी क्रॉस कर दिया। अच्छी बात तो यह थी कि वह गाड़ी उन सभी के आर पार हो चुकी थी, उनमें से किसी को भी टक्कर नहीं लगी थी। उस गाड़ी को उनके अंदर से जाता हुआ देखकर मेरी आंखें मानो फटी की फटी रह गई। मैं बस एक बार के लिए उन्हें देखता ही रह गया। वह दोनों भी इस तरह से आगे बढ़ रहे थे मानो वहां कुछ हुआ ही नहीं। इस बार मैंने भी सोचा कि मुझे भी अपनी बाइक को इसी तरह से आगे निकाल लेना चाहिए। ऐसे में मैंने फिर से अपनी बाइक स्टार्ट की और फिर रेस दबाने लगा। तभी उन दोनों ने पीछे की तरफ घूमते हुए देखा और मेरी तरफ देखते हुए कहा, उस गाड़ी वाले की तरह हरकत करने की कोशिश की तो यहीं पर जिंदा गाड़ देंगे। वह गाड़ी वाला चाहे कुछ भी करके गया हो, लेकिन तूने अगर किसी भी गलती को अंजाम देने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मुझे यह सुनकर समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग किस तरह के आदमी हैं। वह गाड़ी वाला जब इनके ऊपर से गुजरा तो इन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर मेरी बाइक इनके ऊपर से गुजरती है तो क्या ये दोनों टक्कर खा सकते थे। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उन दोनों ने कहा, शायद तुम अच्छी तरह से जान गए हो कि हम इंसानों की बस्ती से नहीं है, लेकिन हर किसी को अपने जाल में फंसाना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता, इसलिए आज तुम हमारी बलि के बकरे बन चुके हो। अब तो हम तुझे किसी भी कीमत पर जाने नहीं देंगे। ये सुनते ही मेरे शरीर में फिर से कंपन होने लगा। मुझे अच्छी तरह से पता था कि थोड़ी ही देर पहले उस गाड़ी वाले ने इन लोगों को कुछ भी नहीं समझा था और ठीक उसी तरह से मैं भी यहीं से निकल सकता था। ऐसे में मैंने एक बार के लिए उन दोनों की तरफ देखा और उसके बाद हिम्मत करके अपनी बाइक की रफ्तार को एकदम से बढ़ा दिया। मैं वहां से इतनी तेजी से निकला कि वह लोग समझ ही नहीं पाए और मैं इस चीज से बिल्कुल हैरान नहीं था कि मेरी बाइक इन लोगों के आर पार हो गई थी, मगर आने वाली समस्या मेरे लिए और गंभीर हो सकती थी। ऐसे में मैंने बाइक की रफ्तार को बढ़ाए रखा। वो कहते हैं ना, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। मैं इसी मुसीबत के बीच में फंसने वाला था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैंने देखा कि वह गाड़ी पलटी खाकर सड़क के बगल में गिरी हुई थी और वह ड्राइवर दर्द के मारे करहा रहा था। उस ड्राइवर को इस स्थिति में देखने के बाद भी जान हलक में आ गई। ऐसे में मैंने बाइक को वहीं पर रोकना बेहतर समझा, क्योंकि वह एक इंसान था और उसका इस तरह तड़पना मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। ऐसे में उसके गाड़ी के पास में पहुंचा और उसकी मदद करने लगा। मैंने देखा कि वह काफी ज्यादा जख्मी हालत में था। जैसे ही मैंने उसे उठाया तो वह एकदम से बोल पड़ा, तुमने एकदम सही जगह पर अपनी बाइक को रोक दिया, वरना तुम्हारी भी यही हालत होती। उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पर उसने बताया कि यहाँ से अगर तुम 10 मीटर भी आगे चलते तो एक अदृश्य दीवार तुम्हें वापस से पीछे धक्का मार देती। मैंने 3 से 4 बार यह करने की कोशिश की और जब 5वीं बार जब मैंने इस कोशिश को अंजाम दिया तो एक ट्रक ने मुझे सामने से बहुत भयंकर टक्कर मार दी। सच कहूं तो मुझे पता ही नहीं चला कि वह ट्रक आ कहां से गई और अब हम एक ऐसी दुनिया के अंदर फंस गए हैं जहां दोनों साइड एक दीवार है और इसके अंदर तो घुसा जा सकता है, लेकिन इससे बाहर नहीं निकला जा सकता। उस ड्राइवर की बात सुनकर मुझे भी उसकी बातों पर काफी हद तक यकीन हो रहा था, क्योंकि जिस तरह के हादसे मेरे साथ हुए थे उस हिसाब से उस ड्राइवर का कहना बिल्कुल सही था। फिर मैंने उस ड्राइवर से पूछा, लेकिन क्या आपको सड़क के ऊपर 2 लोग नजर आए थे? मेरी बात सुनकर उसने कहा, तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने तो यहां पर किसी को नहीं देखा। उस ड्राइवर की बात सुनने के बाद मैं थोड़ा हैरान हो गया और फिर मैंने उस ड्राइवर से कहा, अरे भाई साहब, आपने ही तो उनके बीच से गाड़ी निकाली थी और वह आपकी गाड़ी के आर पार हो गए थे। मेरी बात सुनकर वह ड्राइवर कुछ समझ नहीं पा रहा था। ऐसी स्थिति में मैंने उस ड्राइवर से कहा, चलो ये सब छोड़ो, इस वक्त हम दोनों को यहां से निकलने की सख्त जरूरत है, वरना इस दुनिया के लोग ना जाने हमारे साथ क्या करेंगे। मेरी बात सुनकर वह ड्राइवर भी मान गया और फिर हम दोनों अपनी गाड़ी और बाइक को वहीं पर छोड़कर इधर उधर भटकने लगे। तभी उस ड्राइवर ने कहा, तुम एक काम करो, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं यहां से निकलने का एक छोटा रास्ता जानता हूं, हो सकता है कि हम उस रास्ते से होकर निकल जाए। उसकी बात सुनकर मैंने अपनी गर्दन हिलाई और उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो मुझे झाड़ियों के बीच से पता नहीं कहां ले जा रहा था। जिस रास्ते से वह निकल रहा था उस रास्ते को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह केवल एक सिंगल आदमी के लिए बनाई गई गली है, जिसके अंदर से कोई गाड़ी या बाइक नहीं गुजरती। और इसी की वजह जानने के लिए मैंने उस आदमी से पूछा, भाई एक बात समझ में नहीं आई, अगर आप इस रास्ते को अच्छे से जानते थे तो आपने उस सड़क के ऊपर से निकलने का निश्चय क्यों किया? क्योंकि आपको तो मालूम था कि उस सड़क के ऊपर इस तरह के हादसे होते हैं। मेरे लफ्ज़ सुनकर उस ड्राइवर ने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। इतने में ही मुझे सामने की तरफ एक छोटी सी झोपड़ी नजर आने लगी। उस झोपड़ी के अंदर हल्की हल्की आग जल रही थी। ये देखकर मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई और फिर मैं उस आदमी के पीछे पीछे आगे चला गया। वह आदमी मुझे किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। मेरी कमाई भी अच्छी खासी चल रही थी और धीरे धीरे पैसे में भी बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आया जब मैं इस दुविधा में फंस गया कि मुझे इस काम को छोड़ देना चाहिए या फिर यहीं पर रेगुलर रहना चाहिए। तो आइए जानते हैं मेरे साथ घटी हुई इस घटना को काफी करीब से। उस रात मैं बहुत सारा काम निपटाकर घर के लिए निकल रहा था, पर तभी मेरे बॉस ने मुझे रोकते हुए कहा, अरे भाई मनोज, ये जो थोड़ा बहुत जो ये कर्मचारियों का काम बचा हुआ है इन्हें भी तुम पूरा कर दो, क्योंकि तुम्हें इस बार पेमेंट एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। वैसे भी वह लोग अपने निजी कारणों की वजह से जल्दी घर के लिए निकल गए और मैं नहीं चाहता कि अधूरा काम यहीं पर रहे। अपने बॉस की बात सुनकर मैंने हामी भर दी और उसके बाद उन सभी का काम भी निपटा दिया। अब तक मुझे रात के 12 बज चुके थे और वैसे भी हमारे बॉस तो रात के 12 बजे के आसपास ही दुकान से घर जाया करते थे। ऐसे में मैं भी उनके साथ दुकान से बाहर निकला और हम तुरंत वहां से निकल पड़े। उनका रास्ता अलग से होकर जाता था और मेरा रास्ता मेरे गांव की तरफ एक बहुत ही सुनसान से रास्ते से होकर गुजरता था। लेकिन फिर मेरे घर से फोन आया तो मुझे पता चला कि आज मेरे साले साहिब दुबई से घर आने वाले हैं, जिसके लिए मुझे सीधा अपने ससुराल जाना है। मेरी बीवी पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। ऐसे में मुझे अपनी बाइक को घुमाकर अपने ससुराल की तरफ निकलना पड़ा।
मेरे ससुराल का इलाका लगभग यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर के आसपास पड़ता था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि इस हल्की हल्की गर्मी के मौसम में रात को सफर करना एक अलग ही सुकून देता था। इसलिए मैं बड़े आराम के साथ बाइक को चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था। ठंडी हवा को महसूस करते हुए मैं एक जंगली इलाके में गया। सच कहूं तो मुझे उस जंगली इलाके में 1% भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं इस तरह के रास्ते पर हर रात चला करता था। हमारे गांव की तरफ भी ऐसा ही सुनसान और वीरान रास्ता पड़ता था। ठीक वैसा ही यह रास्ता भी काफी अजीब था, लेकिन मैंने अपनी बाइक की रफ्तार को बस उसी तरह बनाए रखा। मैंने अपने कान में हेडफोन डाल रखे थे और गाने सुनते हुए रफ्तार के साथ गाड़ी आगे बढ़ा रहा था। इसी बीच मैंने क्या देखा कि सड़क के इधर उधर दो लोग बैठे। अगली कहानी दोस्तों, एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी कितने मुश्किल गड्ढों से भरी हुई होती है, ये तो एक ट्रक ड्राइवर ही समझ सकता है। ड्राइवर के काम को अगर दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम कहें तो कम नहीं होगा। ड्राइवर की जिंदगी काफी मुश्किल रास्तों से भरी होती है, और इसी सफर में ड्राइवर कुछ ऐसी डरावनी घटनाओं से ताल्लुक रखता है जो उसकी जिंदगी की सबसे भयानक यादें बन जाती हैं। तो आइए जानते हैं एक ऐसा ही किस्सा जो कि अमृतसर के रहने वाले योगेश जी के साथ हुआ है। योगेश जी लॉकडाउन के उस दौर में ट्रक लेकर राजस्थान के जिले जयपुर की तरफ निकले थे। दरअसल उन्हें कोई अर्जेंट डिलीवरी करनी पड़ी थी। लॉकडाउन के दौरान वैसे तो हर साधन पर पाबंदी होती थी, लेकिन राजस्थान में ट्रक वगैरह चलना एक आम बात थी, जिन्हें पुलिस के द्वारा जांच करके चलाया जाता था। कुछ गिने चुने ही ट्रक ड्राइवर थे, तो योगेश भी उस वक्त ट्रक ड्राइविंग किया करते थे। तो दोस्तों चलिए आइए जानते हैं योगेश जी की कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस रात में लगभग 8 बजे के आसपास ही अपने ट्रक को लेकर निकला था। चारों तरफ घुप अंधेरा हो गया था और ठंड से मेरे हाथ कांप रहे थे। इस समय मैं अपने साथ कोई खलासी भी लेकर नहीं निकला था, क्योंकि लॉकडाउन में मैं यह रिस्क नहीं उठाना चाहता था कि मैं भी किसी अन्य व्यक्ति की वजह से कोरोना की चपेट में आ जाऊं। इसलिए हर ट्रक के अंदर कोई भी खलासी नहीं रहता था। फिर मैं अपनी ट्रक लेकर निकला। गहरी रात होते हो मैं राजस्थान के अंदर दाखिल हो चुका था। जैसे ही मेरी ट्रक नेशनल हाईवे 21 पर पहुंची तो वहां जाकर मेरी आंखें किसी ढाबे की तलाश में जुट गईं, लेकिन मुझे दूर दूर तक वहां कोई भी ढाबा या फिर चाय की टपरी नजर नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि खाना वाना तो आते वक्त भी कर लूंगा, इसलिए मुझे इसको नजरअंदाज ही करना चाहिए। तभी मुझे उस हाईवे के ऊपर एक निशान नजर आने लगा। मैंने ठीक से देखा तो पाया कि जिस स्थान पर मुझे जाना था वह वहां का शॉर्टकट था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसी शॉर्टकट के ऊपर अपनी ट्रक मोड़ दी, लेकिन शायद ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। मुझे लगा कि मैं टाइम से पहले ही डिलीवरी करने के लिए पहुंच जाऊंगा, और वैसे भी डिलीवरी करने में मुझे ज्यादा टाइम भी नहीं लगाना था। जहां यहां से वह रास्ता 55 किलोमीटर दूर दिख रहा था, तो इस शॉर्टकट रास्ते से मैं सिर्फ 42 किलोमीटर में पहुंच जाता। मैं काफी उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि मेरे इस काम से खुश होकर मेरा मालिक मेरी तनख्वाह बढ़ा सकता था। इसी बीच मेरी नजर सड़क के बगल में एक लाइट पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी गाड़ी की हेडलाइट हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कोई गाड़ी की हेडलाइट नीचे कैसे हो सकती है। फिर जैसे ही मेरी ट्रक उसके और पास पहुंची तो मैं वहां का नजारा देखकर हैरान हो गया। मैंने देखा कि वहां पर कोई गाय पलटी खा चुकी थी, और देखने पर ऐसा लग रहा था कि इस गाड़ी को पलटी खाए हुए अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। मैं जल्दी से अपने ट्रक को साइड में लगाकर नीचे उतरा और भागता हुआ उस गाड़ी के पास पहुंच गया। मैंने देखा कि वह गाड़ी बहुत ही बुरी हालत में थी। उसने शायद 2 से 3 बार पलटी खाई थी। मैं उस गाड़ी की इस दुर्दशा को देखकर सोच में पड़ गया। फिर मैंने सोचा कि यार मुझे जल्दी से इस गाड़ी के अंदर मौजूद आदमी को बाहर निकालना चाहिए, इसलिए मैंने गाड़ी की विंडो वगैरह तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह होती है, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर देखते ही देखते हम उस आग वाली झोपड़ी के बेहद करीब पहुंच गए थे। जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे तो मैंने देखा कि उसके अंदर मुझे 1-2 आदमी बैठे हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह कोई तांत्रिक जैसे थे। मगर मैं जैसे ही वहां उस झोपड़ी के एकदम पास पहुंचा तो उसके बाद का दृश्य देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। डर के मारे मेरी हालत पतली पड़ने लगी। अब मैं उस आदमी को धोखेबाज कहूं तो कम नहीं था। मैं उस आदमी से चिल्लाकर बोल पड़ा, तुम कौन हो और मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? इसी बीच उस आदमी ने अपनी पूरी की पूरी गर्दन पीछे की तरफ घुमा दी। मुझे समझ में आ गया कि मैं कहां पर फंसा हूं। ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक शैतान था जो इन्हीं से मिला जुला था। उस टाइम पर मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं वहां से भाग भी नहीं सकता था। मेरे हाथ पैर जम चुके थे। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचने लगा, मगर फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करके अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया और वहां से भागना शुरू किया। मैंने देखा कि वहां आसपास मुझे बहुत बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे थे। ऊपर से वहां छुपने की ऐसी कोई जगह भी नहीं थी जहां थोड़ी देर रुककर मैं सुबह होने का इंतजार कर सकूं। ऐसे में मैं उसी रास्ते से भागता रहा जिस रास्ते से मैं यहां तक पहुंचा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि मुझे अपने पीछे की ओर अभी भी कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं जानता था कि अगर उन लोगों ने मुझे गलती से पकड़ लिया तो वह मेरी बलि चढ़ा देंगे। आसान शब्दों में कहा जाए तो वह मेरा वही हाल करेंगे जो उन्होंने थोड़ी देर पहले एक इंसान का किया था। सच कहूं तो उस वक्त मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं अपनी जान बचाकर यहां से निकल जाऊंगा, लेकिन मैंने हिम्मत भी नहीं हारी। मैंने सोचा कि आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा, लेकिन इतनी आसानी से उनके हाथ नहीं आऊंगा। और थोड़ी ही देर के बाद मैं उसी जगह पर पहुंच गया जहां से वह आदमी मुझे अपने पीछे पीछे लेकर गया था। वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा कि मेरी बाइक अभी भी सही सलामत खड़ी थी। अपनी बाइक को ठीक तरह से देखकर मैं भागता हुआ बाइक के ऊपर सवार हुआ
और तुरंत उस जगह से निकलने लगा। ताज्जुब की बात यह थी कि मुझे सामने की तरफ ऐसी कोई दीवार महसूस ही नहीं हुई थी जिसका जिक्र उस आदमी ने किया था, यानी कि मैं बहुत आसानी के साथ उस मायाजाल में फंस गया था। खैर, अच्छी बात यह थी कि अब मैं सेफ जोन में पहुंच चुका था। अब मुझे अगर कोई गाड़ी वगैरह नज़र भी आते हैं तो मैं उनको नज़रअंदाज कर देता। बहुत ही मुश्किल के साथ मैं अपने ससुराल पहुंच गया और वहां पहुंचने के बाद मेरे सांस में सांस आई। मैं इतनी बुरी तरह से डरा हुआ था कि इस घटना के बारे में मुझे सभी को बताना पड़ा। तब जाकर उन्होंने बताया कि उस जगह को श्रापित रोड के नाम से जाना जाता है। लोगों का मानना है कि वहां पर एक तांत्रिक है जो कि लोगों को इसी तरह छलावा में या मायाजाल में फंसाकर उनको कैद कर लेता है और फिर उनकी बलि चढ़ा देता है ताकि वह अमर हो सके, और शायद आज आपकी भी बलि चढ़ जाती। लेकिन अच्छी बात यह थी कि आप सही सलामत वहां से बचकर निकल गए। वह तो आप भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि आप सही सलामत बच गए, क्योंकि आपकी किस्मत तेज थी। बस फिर उस रात के बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं कभी भी रात बरात किसी सुनसान जगह पर ऐसे नहीं घूमूं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कि मैंने उस गाड़ी के एक एक कोने में किसी भी आदमी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे वहां कोई भी नजर नहीं आया। एक बार के लिए मुझे लगा कि मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो इसका इल्जाम मेरे सर पर भी आ सकता था। इसलिए मैंने उस गाड़ी को वहीं पर छोड़ा और फिर से अपनी ट्रक के अंदर आकर बैठ गया। लेकिन ना जाने क्यों इतना सब होने के बाद भी मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। उसके बाद मैंने अपनी ट्रक को स्टार्ट किया और वहां से निकलने लगा। लेकिन तभी मेरी नज़र उस गाड़ी के हिलते हुए दरवाजे पर पड़ी। जैसे ही मैंने उस गाड़ी के दरवाजे को हिलते हुए देखा तो मुझे लगा कि वहां पर कोई है जो मुसीबत में होगा। ये देखकर मैंने फिर से एक बार ट्रक का ब्रेक लगाया। फिर उस दरवाजे से एक हाथ बाहर निकला जो कि खून से सना हुआ था। ये देखकर मेरी आंखें चौध आ गई। मैं जल्दी से उतरा और फिर से भागता हुआ उस कार के दरवाजे के पास पहुंचा। जैसे ही मैं उस कार के दरवाजे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मुझे उसके अंदर एक आदमी नजर आ रहा था। लेकिन यह चीज़ मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले मैंने इस कार के कोने कोने में किसी आदमी को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दिया था। पर इस टाइम पर उस आदमी को मेरी सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस आदमी के हाथ को पकड़कर उसे तुरंत ही गाड़ी से बाहर निकाल दिया। वह आदमी काफ़ी दर्द में लग रहा था। मैंने उस आदमी से पूछते हुए कहा, अरे भाई साहब, अब ठीक तो है ना? इस बात पर उसने अपनी गर्दन हिलाई और हाँ में जवाब दिया। फिर मैंने उस आदमी से पूछा, लेकिन भाई साहब, आपके अलावा कोई और तो गाड़ी में नहीं है ना? मेरी बात सुनकर वह मुझे घूरते हुए बोला, मुझे नहीं पता और मैं कहाँ हूँ मुझे यह भी नहीं पता। उस आदमी की बात सुनकर मैं समझ रहा था कि उसके सर में चोट लगने की वजह से शायद उसकी याददाश्त पर फर्क पड़ा है। अब उस आदमी को अस्पताल पहुंचाने तक की जिम्मेदारी भी मेरी बन गई थी। इसी तरह उस आदमी से बात करते करते मैंने अपना फोन निकाला और मैप में मैं किसी अस्पताल को ढूंढने लगा। अच्छी बात तो यह थी कि मैप पर जब मैंने हॉस्पिटल को ढूंढने की कोशिश की तो यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर आगे एक अस्पताल था। वहां पर मैं उस आदमी को छोड़ सकता था और पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन दे सकता था। इसलिए मैंने उस आदमी को अपने ट्रक में बैठने को कहा। मेरी बात सुनकर वह आदमी मेरे पीछे पीछे आया और मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। उस आदमी का नेचर मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। उसके बोलने का तरीका और उसके रहने का तरीका भी काफ़ी अजीब था, लेकिन मैंने उसके इस हरकतों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस ट्रक को स्टार्ट करने लगा। मैंने 3 से 4 बार ट्रक की चाबी घुमाई, लेकिन मेरी ट्रक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह अचानक मेरी ट्रक को हो क्या गया है। अभी थोड़े दिन पहले ही तो मैंने इसका सर्विस कराया था। मेरी तमाम कोशिश करने के बावजूद भी मेरी ट्रक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके बाद मैं अपने ट्रक से नीचे उतरा और बोनेट को खोलकर ट्रक के अंदर हुई किसी मिस्टेक को देखने की कोशिश करने लगा। मुझे अपनी जिंदगी में ट्रक चलाते हुए काफी साल बीत गए थे। कई बार मेरी ट्रक हाईवे पर भी खराब हुई थी, लेकिन आज जब मैंने ट्रक का बोनेट खोलकर देखा तो सब कुछ एकदम सही था। ट्रक खराब होने का किसी भी तरह से कोई चांस ही नहीं बनता था। फिर मेरी ट्रक खराब कैसे हुई, मैं ये सोचने में लग गया। ऐसे में मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बहुत देर तक अपने ट्रक के बोनेट में इधर उधर की चीज़ों को मैं हिलाने के बाद मैं वापस से ट्रक के अंदर आकर बैठ गया। मैं जैसे ही ट्रक में पहुंचा तो मैंने देखा कि वह शख्स बड़े आराम से बैठा हुआ था और जहां उसके शरीर पर चोट लगी थी तो उसे तो उन चोटों का कोई एहसास तक नहीं था। वह बड़े ही आराम के साथ बैठा हुआ था और बस सामने की तरफ देखते जा रहा था। मैंने फिर से ट्रक की चाबी घुमाई और इस बार ट्रक पहले ही बार में स्टार्ट हो गई। ये देखकर मुझे चैन की सांस मिली और फिर मैंने ट्रक को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। ट्रक के अंदर चल रहे म्यूजिक को मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि इस टाइम पर थोड़ा दर्दनाक माहौल था। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद अब उस अस्पताल की दूरी यहाँ से बहुत ही कम बची थी, पर मैंने जैसे ही साइड वाली सीट पर देखा तो वहां का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ऐसा होना नामुमकिन था। उस दृश्य को देखकर मेरे रंगते खड़े हो रहे थे। मैंने देखा कि जो आदमी थोड़ी देर पहले मेरी बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था अब वह कुछ ही सेकंड में वहां से गायब हो गया था। यह देखकर अब मेरे सब्र का बांध टूटता जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस सुनसान पड़ी रोड के ऊपर आखिर तो करूं क्या। मैंने ट्रक की रफ्तार को डबल कर दिया और अब ट्रक की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज हो चुकी थी कि मैं खुद भी अपने ट्रक को कंट्रोल नहीं कर सकता था। मुझे थोड़ी ही दूर आगे एक मोड़ नजर आने लगी, जिस कारण मैंने ट्रक को कंट्रोल करने की कोशिश तो की, लेकिन मेरी सारी कोशिश नाकाम हो गई। ट्रक इतनी ज्यादा रफ्तार में थी कि मैं उसे टर्न लेने में असफल हो गया और ट्रक सीधा सामने की तरफ नजर आने वाले एक पेड़ से जाकर टकरा गई। ट्रक इतनी जोर से उस पेड़ से टकराई थी कि जोर से उछलने के कारण मैं कांच से टकराते हुए तुरंत ट्रक से नीचे गिर गया। लेकिन अच्छी बात तो यह थी कि इतनी जोर से गिरने के बाद भी मेरे शरीर पर कुछ खास चोट नहीं आई थी, लेकिन मेरे ट्रक के अंदर जो सामान लदा हुआ था उसका काफी नुकसान हो चुका होगा। उसके बाद मैं उठा
और उस सड़क के ऊपर पैदल पैदल भागने लगा, क्योंकि इस टाइम पर मुझे अपने ट्रक की परवाह नहीं थी, बल्कि खुद की जान की पड़ी थी। क्योंकि अगर मैं यहाँ की बुरी शक्तियों के जाल में फंसता तो मेरी ज़रूर मौत हो जाती। मैं भागते भागते अपने ट्रक के बहुत दूर आ गया था और मुझे लगने लगा था कि शायद अब मैं बच जाऊं, मैं खुद। इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर देखते ही देखते हम उस आग वाली झोपड़ी के बेहद करीब पहुंच गए थे। जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे तो मैंने देखा कि उसके अंदर मुझे एक दो आदमी बैठे हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह कोई तांत्रिक जैसे थे। मगर मैं जैसे ही वहां उस झोपड़ी के एकदम पास पहुंचा तो उसके बाद का दृश्य देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। डर के मारे मेरी हालत पतली पड़ने लगी। अब मैं उस आदमी को धोखेबाज कहूं तो कम नहीं था। मैं उस आदमी से चिल्लाकर बोल पड़ा, तुम कौन हो और मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? इसी बीच उस आदमी ने अपनी पूरी की पूरी गर्दन पीछे की तरफ घुमा दी। मुझे समझ में आ गया कि मैं कहां पर फंसा हूं। ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक शैतान था जो इन्हीं से मिला जुला था। उस टाइम पर मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं वहां से भाग भी नहीं सकता था। मेरे हाथ पैर जम चुके थे। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचने लगा। मगर फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करके अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया और वहां से भागना शुरू किया। मैंने देखा कि वहां आसपास मुझे बहुत बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे थे। ऊपर से वहां छुपने की ऐसी कोई जगह भी नहीं थी जहां थोड़ी देर रुककर मैं सुबह होने का इंतजार कर सकूं। ऐसे में मैं उसी रास्ते से भागता रहा जिस रास्ते से मैं यहां तक पहुंचा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि मुझे अपने पीछे की ओर अभी भी कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं जानता था कि अगर उन लोगों ने मुझे गलती से पकड़ लिया तो वह मेरी बलि चढ़ा देंगे। आसान शब्दों में कहा जाए तो वह मेरा वही हाल करेंगे जो उन्होंने थोड़ी देर पहले एक इंसान का किया था। सच कहूं तो उस वक्त मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं अपनी जान बचाकर यहां से निकल जाऊंगा। लेकिन मैंने हिम्मत भी नहीं हारी। मैंने सोचा कि आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा, लेकिन इतनी आसानी से उनके हाथ नहीं आऊंगा। और थोड़ी ही देर के बाद मैं उसी जगह पर पहुंच गया जहां से वह आदमी मुझे अपने पीछे पीछे लेकर गया था। वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा कि मेरी बाइक अभी भी सही सलामत खड़ी थी। अपनी बाइक को ठीक तरह से देखकर मैं भागता हुआ बाइक के ऊपर सवार हुआ और तुरंत उस जगह से निकलने लगा। ताज्जुब की बात यह थी कि मुझे सामने की तरफ ऐसी कोई दीवार महसूस ही नहीं हुई थी जिसका जिक्र उस आदमी ने किया था, यानी कि मैं बहुत आसानी के साथ उस मायाजाल में फंस गया था। खैर, अच्छी बात यह थी कि अब मैं सेफ जोन में पहुंच चुका था। अब मुझे अगर कोई गाड़ी वगैरह नजर भी आते हैं तो मैं उनको नजरअंदाज कर देता। बहुत ही मुश्किल के साथ मैं अपने ससुराल पहुंच गया और वहां पहुंचने के बाद मेरे सांस में सांस आई। मैं इतनी बुरी तरह से डरा हुआ था कि इस घटना के बारे में मुझे सभी को बताना पड़ा। तब जाकर उन्होंने बताया कि उस जगह को श्रापित रोड के नाम से जाना जाता है। लोगों का मानना है कि वहां पर एक तांत्रिक है जो कि लोगों को इसी तरह छलावा में या मायाजाल में फंसाकर उनको कैद कर लेता है और फिर उनकी बलि चढ़ा देता है ताकि वह अमर हो सके। और शायद आज आपकी भी बलि चढ़ जाती। लेकिन अच्छी बात यह थी कि आप सही सलामत वहां से बचकर निकल गए। वह तो आप भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि आप सही सलामत बच गए, क्योंकि आपकी किस्मत तेज थी। बस फिर उस रात के बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं कभी भी रात बरात किसी सुनसान जगह पर ऐसे नहीं घूमूं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं। इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर देखते ही देखते हम उस आग वाली झोपड़ी के बेहद करीब पहुंच गए थे। जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे तो मैंने देखा कि उसके अंदर मुझे एक दो आदमी बैठे हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह कोई तांत्रिक जैसे थे। मगर मैं जैसे ही वहां उस झोपड़ी के एकदम पास पहुंचा तो उसके बाद का दृश्य देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। डर के मारे मेरी हालत पतली पड़ने लगी। अब मैं उस आदमी को धोखेबाज कहूं तो कम नहीं था। मैं उस आदमी से चिल्लाकर बोल पड़ा, तुम कौन हो और मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? इसी बीच उस आदमी ने अपनी पूरी की पूरी गर्दन पीछे की तरफ घुमा दी। मुझे समझ में आ गया कि मैं कहां पर फंसा हूं। ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक शैतान था जो इन्हीं से मिला जुला था। उस टाइम पर मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं वहां से भाग भी नहीं सकता था। मेरे हाथ पैर जम चुके थे। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचने लगा। मगर फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करके अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया और वहां से भागना शुरू किया। मैंने देखा कि वहां आसपास मुझे बहुत बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे थे। ऊपर से वहां छुपने की ऐसी कोई जगह भी नहीं थी जहां थोड़ी देर रुककर मैं सुबह होने का इंतजार कर सकूं। ऐसे में मैं उसी रास्ते से भागता रहा जिस रास्ते से मैं यहां तक पहुंचा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि मुझे अपने पीछे की ओर अभी भी कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं जानता था कि अगर उन लोगों ने मुझे गलती से पकड़ लिया तो वह मेरी बलि चढ़ा देंगे। आसान शब्दों में कहा जाए तो वह मेरा वही हाल करेंगे जो उन्होंने थोड़ी देर पहले एक इंसान का किया था। सच कहूं तो उस वक्त मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं अपनी जान बचाकर यहां से निकल जाऊंगा। लेकिन मैंने हिम्मत भी नहीं हारी।
मैंने सोचा कि आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा, लेकिन इतनी आसानी से उनके हाथ नहीं आऊंगा। और थोड़ी ही देर के बाद मैं उसी जगह पर पहुंच गया जहां से वह आदमी मुझे अपने पीछे पीछे लेकर गया था। वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा कि मेरी बाइक अभी भी सही सलामत खड़ी थी। अपनी बाइक को ठीक तरह से देखकर मैं भागता हुआ बाइक के ऊपर सवार हुआ और तुरंत उस जगह से निकलने लगा। ताज्जुब की बात यह थी कि मुझे सामने की तरफ ऐसी कोई दीवार महसूस ही नहीं हुई थी जिसका जिक्र उस आदमी ने किया था, यानी कि मैं बहुत आसानी के साथ उस मायाजाल में फंस गया था। खैर, अच्छी बात यह थी कि अब मैं सेफ जोन में पहुंच चुका था। अब मुझे अगर कोई गाड़ी वगैरह नज़र भी आते हैं तो मैं उनको नज़रअंदाज कर देता। बहुत ही मुश्किल के साथ मैं अपने ससुराल पहुंच गया और वहां पहुंचने के बाद मेरे सांस में सांस आई। मैं इतनी बुरी तरह से डरा हुआ था कि इस घटना के बारे में मुझे सभी को बताना पड़ा। तब जाकर उन्होंने बताया कि उस जगह को श्रापित रोड के नाम से जाना जाता है। लोगों का मानना है कि वहां पर एक तांत्रिक है जो कि लोगों को इसी तरह छलावा में या मायाजाल में फंसाकर उनको कैद कर लेता है और फिर उनकी बलि चढ़ा देता है ताकि वह अमर हो सके। और शायद आज आपकी भी बलि चढ़ जाती। लेकिन अच्छी बात यह थी कि आप सही सलामत वहां से बचकर निकल गए। वह तो आप भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि आप सही सलामत बच गए, क्योंकि आपकी किस्मत तेज थी। बस फिर उस रात के बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं कभी भी रात बरात किसी सुनसान जगह पर ऐसे नहीं घूमूं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं। इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर देखते ही देखते हम उस आग वाली झोपड़ी के बेहद करीब पहुंच गए थे। जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे तो मैंने देखा कि उसके अंदर मुझे एक दो आदमी बैठे हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह कोई तांत्रिक जैसे थे। मगर मैं जैसे ही वहां उस झोपड़ी के एकदम पास पहुंचा तो उसके बाद का दृश्य देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। डर के मारे मेरी हालत पतली पड़ने लगी। अब मैं उस आदमी को धोखेबाज कहूं तो कम नहीं था। मैं उस आदमी से चिल्लाकर बोल पड़ा, तुम कौन हो और मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? इसी बीच उस आदमी ने अपनी पूरी की पूरी गर्दन पीछे की तरफ घुमा दी। मुझे समझ में आ गया कि मैं कहां पर फंसा हूं। ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक शैतान था जो इन्हीं से मिला जुला था। उस टाइम पर मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं वहां से भाग भी नहीं सकता था। मेरे हाथ पैर जम चुके थे। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचने लगा। मगर फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करके अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया और वहां से भागना शुरू किया। मैंने देखा कि वहां आसपास मुझे बहुत बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे थे। ऊपर से वहां छुपने की ऐसी कोई जगह भी नहीं थी जहां थोड़ी देर रुककर मैं सुबह होने का इंतजार कर सकूं। ऐसे में मैं उसी रास्ते से भागता रहा जिस रास्ते से मैं यहां तक पहुंचा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि मुझे अपने पीछे की ओर अभी भी कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं जानता था कि अगर उन लोगों ने मुझे गलती से पकड़ लिया तो वह मेरी बलि चढ़ा देंगे। आसान शब्दों में कहा जाए तो वह मेरा वही हाल करेंगे जो उन्होंने थोड़ी देर पहले एक इंसान का किया था। सच कहूं तो उस वक्त मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं अपनी जान बचाकर यहां से निकल जाऊंगा। लेकिन मैंने हिम्मत भी नहीं हारी। मैंने सोचा कि आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा, लेकिन इतनी आसानी से उनके हाथ नहीं आऊंगा। और थोड़ी ही देर के बाद मैं उसी जगह पर पहुंच गया जहां से वह आदमी मुझे अपने पीछे पीछे लेकर गया था। वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा कि मेरी बाइक अभी भी सही सलामत खड़ी थी। अपनी बाइक को ठीक तरह से देखकर मैं भागता हुआ बाइक के ऊपर सवार हुआ और तुरंत उस जगह से निकलने लगा। ताज्जुब की बात यह थी कि मुझे सामने की तरफ ऐसी कोई दीवार महसूस ही नहीं हुई थी जिसका जिक्र उस आदमी ने किया था, यानी कि मैं बहुत आसानी के साथ उस मायाजाल में फंस गया था। खैर, अच्छी बात यह थी कि अब मैं सेफ जोन में पहुंच चुका था। अब मुझे अगर कोई गाड़ी वगैरह नजर भी आते हैं तो मैं उनको नजरअंदाज कर देता। बहुत ही मुश्किल के साथ मैं अपने ससुराल पहुंच गया और वहां पहुंचने के बाद मेरे सांस में सांस आई। मैं इतनी बुरी तरह से डरा हुआ था कि इस घटना के बारे में मुझे सभी को बताना पड़ा। तब जाकर उन्होंने बताया कि उस जगह को श्रापित रोड के नाम से जाना जाता है। लोगों का मानना है कि वहां पर एक तांत्रिक है जो कि लोगों को इसी तरह छलावा में या मायाजाल में फंसाकर उनको कैद कर लेता है और फिर उनकी बलि चढ़ा देता है ताकि वह अमर हो सके। और शायद आज आपकी भी बलि चढ़ जाती। लेकिन अच्छी बात यह थी कि आप सही सलामत वहां से बचकर निकल गए। वह तो आप भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि आप सही सलामत बच गए, क्योंकि आपकी किस्मत तेज थी। बस फिर उस रात के बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं कभी भी रात बरात किसी सुनसान जगह पर ऐसे नहीं घूमूं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं। इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर देखते ही देखते हम उस आग वाली झोपड़ी के बेहद करीब पहुंच गए थे। जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे तो मैंने देखा कि उसके अंदर मुझे एक दो आदमी बैठे हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह कोई तांत्रिक जैसे थे। मगर मैं जैसे ही वहां उस झोपड़ी के एकदम पास पहुंचा तो उसके बाद का दृश्य देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए।
डर के मारे मेरी हालत पतली पड़ने लगी। अब मैं उस आदमी को धोखेबाज कहूं तो कम नहीं था। मैं उस आदमी से चिल्लाकर बोल पड़ा, तुम कौन हो और मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? इसी बीच उस आदमी ने अपनी पूरी की पूरी गर्दन पीछे की तरफ घुमा दी। मुझे समझ में आ गया कि मैं कहां पर फंसा हूं। ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक शैतान था जो इन्हीं से मिला जुला था। उस टाइम पर मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं वहां से भाग भी नहीं सकता था। मेरे हाथ पैर जम चुके थे। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचने लगा, मगर फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करके अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया और वहां से भागना शुरू किया। मैंने देखा कि वहां आसपास मुझे बहुत बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे थे। ऊपर से वहां छुपने की ऐसी कोई जगह भी नहीं थी जहां थोड़ी देर रुककर मैं सुबह होने का इंतजार कर सकूं। ऐसे में मैं उसी रास्ते से भागता रहा जिस रास्ते से मैं यहां तक पहुंचा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि मुझे अपने पीछे की ओर अभी भी कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं जानता था कि अगर उन लोगों ने मुझे गलती से पकड़ लिया तो वह मेरी बलि चढ़ा देंगे। आसान शब्दों में कहा जाए तो वह मेरा वही हाल करेंगे जो उन्होंने थोड़ी देर पहले एक इंसान का किया था। सच कहूं तो उस वक्त मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं अपनी जान बचाकर यहां से निकल जाऊंगा, लेकिन मैंने हिम्मत भी नहीं हारी। मैंने सोचा कि आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा, लेकिन इतनी आसानी से उनके हाथ नहीं आऊंगा। और थोड़ी ही देर के बाद मैं उसी जगह पर पहुंच गया जहां से वह आदमी मुझे अपने पीछे पीछे लेकर गया था। वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा कि मेरी बाइक अभी भी सही सलामत खड़ी थी। अपनी बाइक को ठीक तरह से देखकर मैं भागता हुआ बाइक के ऊपर सवार हुआ और तुरंत उस जगह से निकलने लगा। ताज्जुब की बात यह थी कि मुझे सामने की तरफ ऐसी कोई दीवार महसूस ही नहीं हुई थी जिसका जिक्र उस आदमी ने किया था, यानी कि मैं बहुत आसानी के साथ उस मायाजाल में फंस गया था। खैर, अच्छी बात यह थी कि अब मैं सेफ जोन में पहुंच चुका था। अब मुझे अगर कोई गाड़ी वगैरह नजर भी आते हैं तो मैं उनको नजरअंदाज कर देता। बहुत ही मुश्किल के साथ मैं अपने ससुराल पहुंच गया और वहां पहुंचने के बाद मेरे सांस में सांस आई। मैं इतनी बुरी तरह से डरा हुआ था कि इस घटना के बारे में मुझे सभी को बताना पड़ा। तब जाकर उन्होंने बताया कि उस जगह को श्रापित रोड के नाम से जाना जाता है। लोगों का मानना है कि वहां पर एक तांत्रिक है जो कि लोगों को इसी तरह छलावा में या मायाजाल में फंसाकर उनको कैद कर लेता है और फिर उनकी बलि चढ़ा देता है ताकि वह अमर हो सके। और शायद आज आपकी भी बलि चढ़ जाती। लेकिन अच्छी बात यह थी कि आप सही सलामत वहां से बचकर निकल गए। वह तो आप भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि आप सही सलामत बच गए, क्योंकि आपकी किस्मत तेज थी। बस फिर उस रात के बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं कभी भी रात बरात किसी सुनसान जगह पर ऐसे नहीं घूमूं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं। इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर देखते ही देखते हम उस आग वाली झोपड़ी के बेहद करीब पहुंच गए थे। जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे तो मैंने देखा कि उसके अंदर मुझे एक दो आदमी बैठे हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह कोई तांत्रिक जैसे थे। मगर मैं जैसे ही वहां उस झोपड़ी के एकदम पास पहुंचा तो उसके बाद का दृश्य देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। डर के मारे मेरी हालत पतली पड़ने लगी। अब मैं उस आदमी को धोखेबाज कहूं तो कम नहीं था। मैं उस आदमी से चिल्लाकर बोल पड़ा, तुम कौन हो और मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? इसी बीच उस आदमी ने अपनी पूरी की पूरी गर्दन पीछे की तरफ घुमा दी। मुझे समझ में आ गया कि मैं कहां पर फंसा हूं। ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक शैतान था जो इन्हीं से मिला जुला था। उस टाइम पर मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं वहां से भाग भी नहीं सकता था। मेरे हाथ पैर जम चुके थे। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचने लगा, मगर फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करके अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया और वहां से भागना शुरू किया। मैंने देखा कि वहां आसपास मुझे बहुत बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे थे। ऊपर से वहां छुपने की ऐसी कोई जगह भी नहीं थी जहां थोड़ी देर रुककर मैं सुबह होने का इंतजार कर सकूं। ऐसे में मैं उसी रास्ते से भागता रहा जिस रास्ते से मैं यहां तक पहुंचा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि मुझे अपने पीछे की ओर अभी भी कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं जानता था कि अगर उन लोगों ने मुझे गलती से पकड़ लिया तो वह मेरी बलि चढ़ा देंगे। आसान शब्दों में कहा जाए तो वह मेरा वही हाल करेंगे जो उन्होंने थोड़ी देर पहले एक इंसान का किया था। सच कहूं तो उस वक्त मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं अपनी जान बचाकर यहां से निकल जाऊंगा, लेकिन मैंने हिम्मत भी नहीं हारी। मैंने सोचा कि आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा, लेकिन इतनी आसानी से उनके हाथ नहीं आऊंगा। और थोड़ी ही देर के बाद मैं उसी जगह पर पहुंच गया जहां से वह आदमी मुझे अपने पीछे पीछे लेकर गया था। वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा कि मेरी बाइक अभी भी सही सलामत खड़ी थी। अपनी बाइक को ठीक तरह से देखकर मैं भागता हुआ बाइक के ऊपर सवार हुआ और तुरंत उस जगह से निकलने लगा। ताज्जुब की बात यह थी कि मुझे सामने की तरफ ऐसी कोई दीवार महसूस ही नहीं हुई थी जिसका जिक्र उस आदमी ने किया था, यानी कि मैं बहुत आसानी के साथ उस मायाजाल में फंस गया था। खैर, अच्छी बात यह थी कि अब मैं सेफ जोन में पहुंच चुका था। अब मुझे अगर कोई गाड़ी वगैरह नजर भी आते हैं
तो मैं उनको नज़रअंदाज कर देता। बहुत ही मुश्किल के साथ मैं अपने ससुराल पहुंच गया और वहां पहुंचने के बाद मेरे सांस में सांस आई। मैं इतनी बुरी तरह से डरा हुआ था कि इस घटना के बारे में मुझे सभी को बताना पड़ा। तब जाकर उन्होंने बताया कि उस जगह को श्रापित रोड के नाम से जाना जाता है। लोगों का मानना है कि वहां पर एक तांत्रिक है जो कि लोगों को इसी तरह छलावा में या माया जाल में फंसाकर उनको कैद कर लेता है और फिर उनकी बलि चढ़ा देता है ताकि वह अमर हो सके। और शायद आज आपकी भी बलि चढ़ जाती। लेकिन अच्छी बात यह थी कि आप सही सलामत वहां से बचकर निकल गए। वह तो आप भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि आप सही सलामत बच गए, क्योंकि आपकी किस्मत तेज थी। बस फिर उस रात के बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं कभी भी रात बरात किसी सुनसान जगह पर ऐसे नहीं घूमूं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं। इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर देखते ही देखते हम उस आग वाली झोपड़ी के बेहद करीब पहुंच गए थे। जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे तो मैंने देखा कि उसके अंदर मुझे एक दो आदमी बैठे हुए नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह कोई तांत्रिक जैसे थे। मगर मैं जैसे ही वहां उस झोपड़ी के एकदम पास पहुंचा तो उसके बाद का दृश्य देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। डर के मारे मेरी हालत पतली पड़ने लगी। अब मैं उस आदमी को धोखेबाज कहूं तो कम नहीं था। मैं उस आदमी से चिल्लाकर बोल पड़ा, तुम कौन हो और मुझे यहां क्यों लेकर आए हो? इसी बीच उस आदमी ने अपनी पूरी की पूरी गर्दन पीछे की तरफ घुमा दी। मुझे समझ में आ गया कि मैं कहां पर फंसा हूं। ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक शैतान था जो इन्हीं से मिला जुला था। उस टाइम पर मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं वहां से भाग भी नहीं सकता था। मेरे हाथ पैर जम चुके थे। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचने लगा। मगर फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करके अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया और वहां से भागना शुरू किया। मैंने देखा कि वहां आसपास मुझे बहुत बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे थे। ऊपर से वहां छुपने की ऐसी कोई जगह भी नहीं थी जहां थोड़ी देर रुककर मैं सुबह होने का इंतजार कर सकूं। ऐसे में मैं उसी रास्ते से भागता रहा जिस रास्ते से मैं यहां तक पहुंचा था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि मुझे अपने पीछे की ओर अभी भी कोई नजर नहीं आ रहा था। मैं जानता था कि अगर उन लोगों ने मुझे गलती से पकड़ लिया तो वह मेरी बलि चढ़ा देंगे। आसान शब्दों में कहा जाए तो वह मेरा वही हाल करेंगे जो उन्होंने थोड़ी देर पहले एक इंसान का किया था। सच कहूं तो उस वक्त मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं अपनी जान बचाकर यहां से निकल जाऊंगा। लेकिन मैंने हिम्मत भी नहीं हारी। मैंने सोचा कि आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा, लेकिन इतनी आसानी से उनके हाथ नहीं आऊंगा। और थोड़ी ही देर के बाद मैं उसी जगह पर पहुंच गया जहां से वह आदमी मुझे अपने पीछे पीछे लेकर गया था। वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा कि मेरी बाइक अभी भी सही सलामत खड़ी थी। अपनी बाइक को ठीक तरह से देखकर मैं भागता हुआ बाइक के ऊपर सवार हुआ और तुरंत उस जगह से निकलने लगा। ताज्जुब की बात यह थी कि मुझे सामने की तरफ ऐसी कोई दीवार महसूस ही नहीं हुई थी जिसका जिक्र उस आदमी ने किया था, यानी कि मैं बहुत आसानी के साथ उस मायाजाल में फंस गया था। खैर, अच्छी बात यह थी कि अब मैं सेफ जोन में पहुंच चुका था। अब मुझे अगर कोई गाड़ी वगैरह नजर भी आते हैं तो मैं उनको नजरअंदाज कर देता। बहुत ही मुश्किल के साथ मैं अपने ससुराल पहुंच गया और वहां पहुंचने के बाद मेरे सांस में सांस आई। मैं इतनी बुरी तरह से डरा हुआ था कि इस घटना के बारे में मुझे सभी को बताना पड़ा। तब जाकर उन्होंने बताया कि उस जगह को श्रापित रोड के नाम से जाना जाता है। लोगों का मानना है कि वहां पर एक तांत्रिक है जो कि लोगों को इसी तरह छलावा में या माया जाल में फंसाकर उनको कैद कर लेता है और फिर उनकी बलि चढ़ा देता है ताकि वह अमर हो सके। और शायद आज आपकी भी बलि चढ़ जाती। लेकिन अच्छी बात यह थी कि आप सही सलामत वहां से बचकर निकल गए। वह तो आप भगवान का शुक्रिया अदा करिए कि आप सही सलामत बच गए, क्योंकि आपकी किस्मत तेज थी। बस फिर उस रात के बाद मैंने फैसला कर लिया कि मैं कभी भी रात बरात किसी सुनसान जगह पर ऐसे नहीं घूमूं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं कि मैंने उस गाड़ी के एक एक कोने में किसी भी आदमी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे वहां कोई भी नजर नहीं आया। एक बार के लिए मुझे लगा कि मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो इसका इल्जाम मेरे सर पर भी आ सकता था। इसलिए मैंने उस गाड़ी को वहीं पर छोड़ा और फिर से अपनी ट्रक के अंदर आकर बैठ गया। लेकिन ना जाने क्यों इतना सब होने के बाद भी मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। उसके बाद मैंने अपनी ट्रक को स्टार्ट किया और वहां से निकलने लगा। लेकिन तभी मेरी नज़र उस गाड़ी के हिलते हुए दरवाजे पर पड़ी। जैसे ही मैंने उस गाड़ी के दरवाजे को हिलते हुए देखा तो मुझे लगा कि वहां पर कोई है जो मुसीबत में होगा। ये देखकर मैंने फिर से एक बार ट्रक का ब्रेक लगाया। फिर उस दरवाजे से एक हाथ बाहर निकला जो कि खून से सना हुआ था। ये देखकर मेरी आंखें चौधा गई। मैं जल्दी से उतरा और फिर से भागता हुआ उस कार के दरवाजे के पास पहुंचा। जैसे ही मैं उस कार के दरवाजे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मुझे उसके अंदर एक आदमी नजर आ रहा था। लेकिन यह चीज़ मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं थी, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले मैंने इस कार के कोने कोने में किसी आदमी को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दिया था। पर इस टाइम पर उस आदमी को मेरी सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस आदमी के हाथ को पकड़कर उसे तुरंत ही गाड़ी से बाहर निकाल दिया। वह आदमी काफ़ी दर्द में लग रहा था। मैंने उस आदमी से पूछते हुए कहा,
अरे भाई साहब, अब ठीक तो है ना? इस बात पर उसने अपनी गर्दन हिलाई और हाँ में जवाब दिया। फिर मैंने उस आदमी से पूछा, लेकिन भाई साहब आपके अलावा कोई और तो गाड़ी में नहीं है ना? मेरी बात सुनकर वह मुझे घूरते हुए बोला, मुझे नहीं पता, और मैं कहाँ हूँ मुझे यह भी नहीं पता। उस आदमी की बात सुनकर मैं समझ रहा था कि उसके सर